अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से? ब्लाइंड टेक पाकिस्तान की जानिब से वेबनार्स की रिवायत को बरकरार रखते हुए आज जो वेबनार कराया जा रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट पे है। इसके इंट्रोडक्शन से पहले एज ऑलवेज तिलावत कलाम पाक से हम शुरुआत करेंगे और मैं दावत देता हूँ जनाब हाफिज महरान अब्बासी साहब को कि वो आए और कलाम पाक की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्तफ्तिहिम अलिरब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून अम खलक़नल मलाइकता इनाथन वहुम शाहिदून अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाह वइन्नहुम लकाज़िबून अस्طفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيम। बहुत शुक्रिया आपका मेहरान भाई। आज की जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में वेबिनार है तो उसका इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये वेबिनार ब्लाइंड टेक पाकिस्तान की जानिब से होस्ट किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद टीएमसी। आज हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करने आए, आज हम उन एडवांटेजेस की बात करेंगे जो आम लोग कभी देख नहीं सकते। और हमारे साथ आज इस सीक्रेट को डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि माशाल्लाह 5 साल से ज्यादा तजर्बा रखते हैं और इन्होंने हर उतार चढ़ाव को इन 5 सालों में मार्केट के देखा है। लेकिन रुकिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जुलाई 1926 मैं एक साइंटिस्ट हूं। जरा आपको मैं एक सफर पे लेके चलता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज मैं आपको 25 रुपीज देता हूँ और मैं आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उस एक्सपेरिमेंट के तहत आप डीप स्लीप में सो जाते हैं। मैं आपको 100 साल बाद उठाऊंगा, जुलाई 2026। जुलाई 2026 में आप उठ गए। जब मैंने आपको 25 रुपीज दिए थे जुलाई 1926 में, उस टाइम पे एवरेज मिडिल क्लास की जो सैलरी थी वो 20 से 25 रुपीज थी मंथली। यू कैन वेरीफाई ऑनलाइन। उस 20 से 25 रुपीज में उनका पूरा महीना चलता था। अभी आपके पास 25 रुपीज है, अभी अपनी जेब से वो 25 रुपीज निकालें। बामुश्किल आपको कॉफी लोकल कहीं ढाबे से मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चलिए 100 साल को छोड़ें, पिछले 10 साल में 2016 में अप्रॉक्स अगर आपके पास 5 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं तो उस टाइम पे आपके पास 4000 प्लस डॉलर्स होते थे। लेकिन वहीं अगर आपके पास आज 5 लाख हैं तो आपके पास 1700 प्लस डॉलर्स है। पाकिस्तानी करेंसी अपनी मतलब इंटरनेशनल बाइंग पावर जो है 62% से ज्यादा लॉस हो चुकी है उसकी। चले पाकिस्तान को छोड़ें, आप डॉलर की बात कर लें। डॉलर भी 500,000, मतलब आपके पास अगर 5 लाख डॉलर हैं 2016 में, लेकिन वो आज जो 5 लाख डॉलर की चीज है वो 6 लाख कुछ डॉलर की है आपके पास, मतलब 6 लाख से ऊपर ही है, वो 5 लाख डॉलर की नहीं है। और मैं आपको एक अपना आंखों देखा वाकया बताना चाहूंगा। 2013 में एक फैमिली का प्राइस बॉन्ड निकला 5 लाख रुपए का। वो 5 लाख रुपए उन्होंने सेव करके रख दिए। अगर सिर्फ उन्होंने वो 5 लाख सेव करके रखने थे तो अगर वो डॉलर में ही कन्वर्ट कर देते तो आज उनके पास कितना होता ये आप खूब जानते हैं। खैर, ज्यादा देर ना करते हुए मैं दावत देता हूं अहमद रजा अंसारी साहब को कि वो आए और फाइनेंशियल मार्केट्स को सिंपल लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड में, जिस लैंग्वेज में हम समझ सके उस लैंग्वेज में हमें समझाएं। बिकॉज ही इज ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, एक्सेसिबिलिटी, स्कोप जो भी है वो सब इसके बारे में ये बात करेंगे। तो ओवर टू यू अहमद। अस्सलाम वालेकुम। तो कदीर भाई ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मार्केट आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश तो की है कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरह वर्क करती है और फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली है क्या। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट, मैं आपको शॉर्टली बस इतना बताऊं कि फाइनेंशियल मार्केट वो सारी मार्केट्स हैं
जैसे क्रिप्टो करेंसी आप सुनते हैं, स्टॉक मार्केट आप सुनते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आप सुनते हैं, मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ये सारा का सारा आपका फाइनेंशियल मार्केट है। इस पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। जैसे कदीर भाई ने मेरा नाम बता भी दिया, मैं फिर भी बताया था कि मेरा नाम अहमद रजा अंसारी है, और तकरीबन 2020 में अप्रैल में मैंने स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी को स्टार्ट किया था। और उसकी भी एक अपनी स्टोरी है जो मैं आपको शॉर्टली बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि उसमें आपको ये समझ आएगा कि क्या क्या हर्डल्स हो सकते हैं। जितना हमने स्टॉक मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को गैम्बलिंग समझा है, या फिर जो है वो ये समझा कि रातों रात जो है वो आप अमीर हो जाएंगे, समझा मैंने भी यही था, लेकिन बहुत देर लगी अकल आते आते। तो 2020 में मेरा आगाज हुआ था अप्रैल में। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर ड्रामा चल रहा था। वैसे मैं ड्रामों को फोकस नहीं करता, मैं उन दिनों जो है वो इंडियन फैंटेसी स्टोरी ज्यादा देखा करता था मेरे पास सुना, तो वो मुझे ड्रामे की थोड़ी स्टोरी पसंद आ गई थी, मैंने देख लिया। तो उसमें जो उसका एंड है, आप लोगों को पता है कि जो उसमें लीड कैरेक्टर होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, सब कुछ खोने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में और फिर अमीर हो जाता है। तो मेरे भी ऐसी जहन में आया, मैंने पेरेंट्स को कहा कि मुझे भी जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने। लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है वो दो जगह अपने पैसे लगाओ, एक क्रिप्टो मार्केट में और एक नेटवर्क मार्केटिंग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग का वो क्या है उसको छोड़ देने में, जो हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो मैंने लगाया क्रिप्टो में, इन्वेस्ट किया मैंने। उस टाइम पे बिटकॉइन गालिबन कोई 11,000 के करीब चल रहा था, लेकिन कोविड आते आते वो तकरीबन 65,000 60,000 डॉलर के अराउंड चले गए। 63 से तो मैं निकला था। फिर जब मैंने बिटकॉइन पे पैसे लगाए तो फिर मुझे किसी और मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अपने पैसे को आप क्रिप्टो में नहीं लगाओ, इसको स्प्लिट करो। इसको स्प्लिट करके कहाँ लगाओ, फॉरेक्स मार्केट में और स्टॉक मार्केट में लगाओ। लेकिन मुझे थोड़ा सा लालच था, तो मैंने थोड़ा सा पैसे क्रिप्टो में छोड़ दिया, और वो मैंने लगाया लिटिल कॉइन में, एलटीसी के अंदर। एलटीसी एक कॉइन है, ठीक है। ये जितने क्रिप्टो में डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स आते हैं, बिटकॉइन आता है, इथीरियम आता है, एलटीसी आता है। तो एलटीसी मैंने 127 पे लिया था, जो प्राइस आज तक नहीं आई। वो मेरा सारा पैसा क्रिप्टो का डूब गया। फिर मैंने फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है वो पैसा लगाया। फॉरेक्स मार्केट में जब मैंने पैसा लगाया, तो मेरे पैसा लगाते ही जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट को ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तो वहां से भी हमें जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो गया। नॉलेज तो थी नहीं। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम और आई थी जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था। तो मुझे ये नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम पे ये पाकिस्तान में मर्केंटाइल एक्सचेंज तो है, लेकिन उनकी पॉलिसीज और वो प्रॉपर उनकी वर्किंग नहीं है। तो इस वजह से मर्केंटाइल एक्सचेंज में समझ नहीं आता था किस तरह काम करना है, और एक्सेसिबिलिटी का भी प्रॉब्लम था। तो बाहर के इंटरनेशनल ब्रोकर्स का यूज करते थे। तो मैंने जिन ब्रोकर्स को यूज किया, मुझे नहीं समझ आता था ये बाय सेल का क्या चक्कर है। मैं बस लगाता रहता था और वो न्यूज आती रहती थी और पैसा माइनस होता रहता था। तो माइनस होते 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 फॉरेक्स मार्केट से भी मैं खाली हो गया। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट की तरफ जब मैं जो मेरा पैसा लगा हुआ था, तो अच्छा, फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, अकाउंट वाइब हो जाता है। अकाउंट क्यों वाइब हो जाता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। जब तक आपके पास 1 रुपया भी है, आपके पास वो शेयर पड़ा हुआ है, आपका जो अकाउंट है वो वाइब नहीं होगा। 2022 में मेरे पैसे माइनस होना शुरू हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में जो है वो एक क्योस स्टार्ट हो गया था। पीटीआई की हुकूमत जो है वो जा रही थी, और उस क्योस में जो है वो कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट लॉस कर रही थी। लेकिन मैंने उस टाइम पे पैसा जाहिर सी बात है नहीं निकाला, क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि जब लॉस हो रहा होता है तो हम कहते हैं बस जहां तक जा रहा है जाने दो। वो एक दिल में एक उम्मीद होती है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो इस वजह से नहीं निकाला। तो भला हो, मेरे पास मीजान बैंक के शेयर्स पड़े थे, वो मेरे तकरीबन उसने मुझे 3x दिया। मेरे पास एंग्रो फर्टिलाइजर के शेयर्स पड़े थे, उसने मुझे तकरीबन जो है वो 2x प्लस दिया। तो इस तरह जो है वो मेरा कैपिटल फिर वापस आया। फिर मैंने आगे जो है वो अपनी जर्नी का स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आप लोग ये जान लें कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, ना ही ये कोई गेमलिंग है, और ना ही जो है वो ये कोई रातों रात अमीर होने का जो है वो सफर है। रातों रात आप अमीर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और जो अगर कोई हुआ, लोग कहते हैं कि हो जाते हैं, अगर कोई हुआ तो 100 में से अगर कोई हुआ तो मेरी नजर में 2 या 3 लोग होंगे, और वो भी वो लोग होंगे जो बहुत क्लोज होंगे पॉलिटिकल लीडर्स के, और जो फाइनेंशियल मार्केट्स को लीड करते हैं उन लोगों के, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई आम शख्स अगर कोई आम शख्स हुआ भी तो उसके पास इनसाइड न्यूज बहुत ज्यादा होंगी। जैसे अगर किसने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं,
तो उस कंपनी के शेयर्स की जो न्यूज है वो उसके पास ज्यादा होगी। अब कंपनी के शेयर्स क्या है, ये भी एक सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बेफिक्र है, मैं जो जो चीजें लोगों के सर पे से जा रही है मैं उनको जो है वो डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है कि जिस चीज के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं वो ना तो कोई रातों रात अमीर होने का ख्वाब है और ना ही जो है वो किसी भी तरह की गैम्बलिंग है, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि हमारा जो, देखिए दुनिया जो है वो कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सारे कैपिटलिस्ट हैं, यानी ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट क्या है कि हर बंदा आता है अपना बिजनेस करता है। कदीर भाई है, कदीर भाई जो है वो अपनी कंपनी खोल सकता है, मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूँ और बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। हमारा कंट्री भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है। जब आप मईशत के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ओपन मार्केट होती है, यानी आप जो है वो आकर बिजनेस कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, बस गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाया तो उन कानून को आपने फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल मार्केट कैसे चलती है भाई? ये कंपनी है, कदीर भाई ने कंपनी खोली, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। कदीर भाई ने कंपनी खोली, कदीर भाई ने जो है वो कहा यार मैं बैंक से भी लोन लूंगा और मैं जो हूँ वो बैंक से लोन लेने के अलावा मैं जो है पब्लिक से भी पैसे जो है वो रेस करूंगा। अब वो पब्लिक से पैसे जब रेस करेंगे तो वो किन शक्लों में कर सकते हैं? वो स्टॉक मार्केट की शक्ल में कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट कराएंगे। अब स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट कैसे करवाते हैं उसके ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। या फिर जो क्रिप्टो करेंसी को ऑनर करती है, मतलब क्रिप्टो कॉइन्स को जो है वो ओन करने वाली कंपनीज है, वो इस तरह पब्लिक से पैसा लेती हैं। फिर फॉरेक्स के अंदर जो है वो जो बैंक्स या आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो पब्लिक से पैसा रेस करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि पब्लिक उनको पैसा देती है और वो बेसिकली एक तरह से एक किसी कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी पब्लिक के साथ जो है वो जो बिजनेसमैन है वो डील करते हैं। इस तरह हमारी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो रन करती है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको मिसाल दी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, सही, आपकी कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट के अंदर आपका गोल्ड आ जाता है, आपका सिल्वर आ जाता है, आपका क्रूड ऑयल वगैरह आ जाता है। तो ये सारी चीजें कौन ऑन करती हैं? सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन करते हैं, ठीक है। अब जैसे सऊदी अरब भाई क्रूड ऑयल जो है वो ऑन करता है, ठीक है। अब अगर उसको पब्लिक, अब उसको ओपन मार्केट में अगर सऊदी अरब लेकर आता है, पब्लिक उसको खरीदती है, तो पब्लिक जो है वो सऊदी अरब को पैसा दे रही है। अब वो उससे प्रॉफिट भी कमाएंगे और अपने बिजनेस को भी आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करती है तो उनका बिजनेस इस तरीके से जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपके म्यूचुअल फंड्स हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स में गवर्नमेंट जो है वो आपसे पैसा लेती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी नेशनल स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, जिसको हम एनएफपी कहते हैं, नेशनल फंड स्कीम्स वगैरह चलती हैं। तो उसमें इसमें आपका नेशनल बैंक भी बहुत सारी स्कीम्स चलाता है, आपका मीज़ान बैंक की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपका यूबीएल बैंक है, आप उनको जाकर रब्ता कर सकते हैं। और मुझे ज़्यादा बेटर जो लगती है वो मीज़ान बैंक की लगती है, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी जो फंड स्कीम्स होती हैं वो क्या होती है। गवर्नमेंट लेती है आपसे पैसे, आपको कहती है कि आपको जो मंथली जो है ना हम इतने से इतना जो है वो रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये जो है वो सूद के उसमें नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोगों का जो जहन जाता है वो सबसे पहले इसी की तरफ जाता है, क्योंकि वो मंथली जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है परसेंटेज, ठीक है। जैसे भाई मीज़ान बैंक कहता है कि यार आप जो है वो हमारे इस इन्वेस्टमेंट फंड में जो है आप हमें जो है वो इन्वेस्ट कर दो, हम आपको जो है वो इतना रिटर्न देते रहेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत स्लोली प्रोसेस है, ठीक है। बाकी आपके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, अभी कदीर भाई ने प्राइस बॉन्ड का जिक्र किया कि भाई आपने एक बॉन्ड खरीदा और आपके बॉन्ड आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो कि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो किस तरह जो है वो आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ग्रो किस तरह करती है, ठीक है। अब जब पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी तो डेफिनेटली कंपनीज ग्रो करेंगी, इसमें आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं और आपकी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ठीक है। अब जब बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा पब्लिक की तरफ से तो नई फैक्ट्रीज होंगी, नए प्लांट्स होंगे, ठीक है, नई जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी और आपकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होंगी और गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा टैक्स का सिस्टम भी थोड़ा सा लोगों को इससे नेगेटिविटी आती है, लेकिन अब है तो है कि हमारा टैक्स का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा है। अब वो क्या है मैं बता देता हूँ। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप फाइलर या नॉन फाइलर होते हैं, ठीक है, जब आप नॉन फाइलर होते हैं तो फिर आप 15% टैक्स देते हैं, और अगर आप फाइलर होते हैं तो 15% टैक्स देते हैं, नॉन फाइलर होते हैं तो 45% टैक्स देते हैं। आपको अपना प्रॉफिट ले दे के जब आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो बनता है वो
अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका जो प्रॉफिट बनता है वो तकरीबन जो है वो बनता है आपका 48-47% के 52% जो है वो गवर्नमेंट ले जाती है। ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है, लेकिन अब पॉलिसी है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब कदीर भाई ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, आप वेल्थ जो है वो इंक्रीज होती है। अब अगर आपने, अब मिसाल है कि आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 1995 में तकरीबन अराउंड जो गोल्ड था, या आप इंटरनेट पे रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक आपको फिगर जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट से रिसर्च करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। 1995 में अगर आपने गोल्ड परचेज किया था तो अराउंड 6,000-7,000 तोला चल रहा था पीकेआर के अंदर, पाकिस्तान रुपीज में। और उस टाइम पे एटलस होंडा जो है वो नया नया रजिस्टर्ड हुआ था, और कुछ टाइम के बाद जो है वो टेलीकार्ड जो है वो टेलीकार्ड आया था। टेलीकार्ड एक कंपनी है जो आपको टेलीकॉम सर्विस देती है, लेकिन अब इतनी चलती नहीं है। टेलीकार्ड आया था। एटलस होंडा का नाम ऑलमोस्ट आपने सबने सुना होगा। एटलस होंडा का रजिस्टर्ड हुई थी, एटलस होंडा का शेयर आया था मार्केट के अंदर तकरीबन अराउंड ये आया था 9 रुपए के ऊपर। 9 रुपए के ऊपर उसका आईपीओ आया था। अब आईपीओ क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, 9 रुपए का आया था, लेकिन आज वही शेयर जो है वो तकरीबन 1,200 रुपए तक गया था पिछले 2025 में। अब अगर आप उसको इमेजिन करें कि एक बंदे ने लिया हुआ है गोल्ड, सही है, गोल्ड लिया हुआ है। आज गोल्ड की कीमत क्या है? गोल्ड तकरीबन 4.25 लाख रुपए तोला है। 24 कैरेट की अगर मैं बात करूं तो 4.25 लाख रुपए तोला अगर आप गोल्ड को लेके चलो, और आप देखोगे वो 6-7 हजार रुपए तोला था, तो आप देखोगे कितना ज्यादा जो है वो वेल्थ में इंक्रीज आ गया होगा। तकरीबन तकरीबन ये जो अरसा बनता है 20 से 21 साल का अरसा बनता है। ये टाइम पीरियड बनता है 30, यस 30 साल का अरसा बनता है ऑलमोस्ट 1995 से। ठीक है, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कभी कभार जो है वो गड़बड़ा जाती है। अगर गलत मैंने साल का तयन कर लिया तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो 30 साल का ये अरसा बनता है। उसमें अगर किसी ने एटलस होंडा के शेयर्स लिए होते, गोल्ड के शेयर्स लिए होते, तो आप खुद आज जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, यूएस की हो, चाइना की हो, वो आ, लोगों को जो है वो, लोगों को और उस कंट्री को, स्टेट को जो है वो फायदा देती है। आपको आपके सामने एक बहुत बेहतरीन स्टडी भी है, आपको जब भी टाइम मिले ना तो आप इसके ऊपर जरूर स्टडी कीजिएगा। चाइना चाइना पहले कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं था, मतलब उसकी जो मार्केट थी वो ओपन नहीं थी, लेकिन जब मार्केट ओपन हुई ना तब वो देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, यानी आप, मैं, हम लोग, उनको इसमें क्यों आना चाहिए? देखें, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, जिस तरह मेरा करियर रहा तकरीबन 6 साल का, मुझे 5 से 6 साल का, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे जो मामला चल रहे हैं, एक तो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, मैं विजुअली इम्पेयर्ड की बात करूं, जो साइडेड कम्युनिटी उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, जॉब के मामलात हैं। उसके अलावा आए दिन हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है हमारी, तो इन्फ्लेशन हमारा कंटिन्यूसली जो है वो राइज हो रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो कमाने के मौके हैं वो कम हो रहे हैं। फिजिकल बिजनेसेस हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप दुकान, आपने एक दुकान डाली या आपने एक स्टॉल खोला, उसमें आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस देने हैं, आपने दुकान, फिजिकल जो आपकी शॉप है उसकी आपको मेंटेनेंस करनी है, वो सारा करके भी जो है ना, वो फिर आपका क्या होता है कि आपके पास प्रॉफिट क्या बचता है? कुछ भी नहीं। यानी वो वाली बात हो गई कि आमदनी अठनी और खर्चा रुपया वाली जो है वो मिसाल दी जाती है, वो वाली बात हो गई। ठीक है, अब अगर आप एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हम सब स्टूडेंट हैं, सही है। शायद कुछ लोग हों जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड कम हो, या शायद किसी रीजन की वजह से बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे अक्सर जितने भी लोग हैं उनका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड तो होगा। ठीक है, और आप सब लोग जो है वो नॉलेज हासिल करना पसंद करते होंगे। अगर आप एक, जैसे मैंने बात की कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किसी भी तरह की जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है, ना ही रात तो रात जो है वो अमीर होने का वो है। अगर आपने इसमें सरवाइव करना है तो डेफिनेटली आपने रिसर्च करनी होगी। मैंने आप लोगों को अपनी स्टोरी में बता दिया है कि मेरे पास ना तो रिसर्च थी, ना तो नॉलेज थी, ना मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में बहुत से लोग करते हैं पाकिस्तान से, मैं आज उन लोगों के साथ एक्टिव हूँ, लेकिन पहले नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था हमारे यहाँ लोग करते भी है। ठीक है, तो मैंने बहुत लॉस किया। मैंने तकरीबन कितने डॉलर उड़ाए होंगे, अराउंड 2,400-2,300 डॉलर जो है वो मैंने लॉस करके फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई ऐसे भी होता है। ठीक है, तो
आपकी जो वेल्थ है, आप नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करें, न्यूज को फॉलो करें, टेक्निकल्स को फॉलो करें। अब वो क्या होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी कुछ कुछ बातें सर के ऊपर से रहेंगी, लेकिन मैं आगे उसको कवर करूंगा। इस वजह से जो है वो आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है, बस मैं तमीज बांधता हुआ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास जो है वो डॉलर की वैल्यू आ जाती है। अब आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि एक एक जो है वो ट्रेड सिस्टम है, जो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है वो हमारा डॉलर्स के अंदर है, ठीक है। डॉलर की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। इसलिए अगर आपने कोई भी करेंसी के अंदर अपने पैसे रखे हैं, चाहे वो जब जब तक डॉलर का जो है वो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड के ऊपर, मैं तब तक बात कर रहा हूँ। बाकी डॉलर कब रिप्लेस हो जाए ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है। तो डॉलर जो है वो एक तरह से आपकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी है, ठीक है। तो आपने अपना पैसा किसी भी उसमें रखा हो, किसी भी आपने उसमें रखो, चाहे वो पीकेआर में हो, आईएनआर में हो, चाइनीज येन के अंदर हो, जापानीज येन के अंदर हो, ब्रिटिश पाउंड के अंदर हो, किसी में भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। आपका पैसा डीवैल्यू होता रहेगा अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर या कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो ऑलमोस्ट गोल्ड के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब हमारे पास आती है जिस तरह चीजें डिजिटलाइज हो गई, ये बहुत मेन पॉइंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो डिजिटलाइज है, ठीक है। पहले हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट जो है वो डिजिटलाइज नहीं थी। पहले क्या होता था, मैं आपको एक समझाता हूँ। आप लोग अपने, अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई करता हो 90s में, 2000 में, तो आप उनसे पूछिएगा। स्टॉक मार्केट का जो शेयर्स होते हैं ना, उसका एक सर्टिफिकेट बनता था। वो जिस तरह आपके बॉन्ड का जो कागज होता है ना, उस तरीके का वो कागज होता था। जो प्राइस बॉन्ड का जो कागज होता है, सेम टू सेम वैसे ही कागज होता था। उस पर लिखा होता था कि भाई ये इतने शेयर्स हैं, इस कंपनी के हैं और इस शख्स के हैं। तो पहले ये होता था कि 90s में और 2000 में जो है वो हार्ड, उसकी हार्ड कॉपी में, मतलब एक फिजिकल फॉर्म के अंदर जो है वो कंपनीज के जो है वो शेयर्स वगैरह मिला करते थे। पर इसको खत्म कर दिया। इसकी दो जो है वो इम्पोर्टेंट रीजन जो मुझे समझ में आते हैं वो है, क्योंकि मेरे अंकल इसमें काम करते रहे, तो अंकल ने भी मुझे बताया था इस बारे में। मुझे दो रीजन जो समझ में आते हैं। रीजन वन तो ये कि डिजिटलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो अब बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे लिए एक मसला था, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा किसी ब्लाइंड ने काम किया हो डिजिटलाइजेशन से पहले। उनके स्टॉक मार्केट का जो है ना वो निजाम थोड़ा ऐसे होता था कि एक पूरा रश लगा हुआ था, ट्रेडिंग होल होता था। आप स्कैम 1992 देखना हर्षद मेहता की, उसमें आपको समझ में आएगा। इंडिया की बहुत सी मूवीज है, बाजार है और 2-3 मूवीज है, वो आप जरूर देखना। उसमें पूरे स्टॉक मार्केट का जो पुराना स्ट्रक्चर है ना वो बताया गया है। तो एक ट्रेडिंग हॉल होता था, वहां पे आवाज लगती थी कि फला कंपनी के इतने के शेयर्स हैं। अब आपने जल्दी जल्दी जाके पिक करना था, तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत मुश्किल होती थी चीजों को मैनेज करना। और दूसरा तो ये चीजें कि डिजिटल जो जितनी चीजें अब डिजिटलाइज हो गई है, उसके बाद जो है वो हमारे लिए और भी ज्यादा आसानी हो गई। दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड था। अब कराची का प्रॉब्लम ये था कि कराची में उन दिनों जो है ना वो हालात बहुत खराब थे। अब आप बोरी भर के जो है वो स्टॉक तो लेके जा रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद उसी बोरी में जो है वो आपकी जो है वो डेड बॉडी मिलती थी। तो कराची में ऐसे हालात जो है वो बहुत ज्यादा थे। इस वजह से भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको डिजिटल करते हैं। और कुछ टाइम के लिए जो है वो हमारे दो एक्सचेंजेस बने थे। एक कराची स्टॉक एक्सचेंज था और एक इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज था। वो इसी वजह से था कि जो कराची में हालात हो रहे हैं इसको थोड़ा सा वो किया जाए, लोगों की वेल्थ को थोड़ा सा सेव किया जाए, ठीक है। मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू आप ये सारा काम करते हैं। स्टॉक मार्केट आपका मोबाइल एप्लीकेशन से मैनेज हो जाती है। फॉरेक्स मार्केट आपकी स्टॉक एक्सचेंज से मैनेज हो जाती है, ठीक है। और आपका जो है वो क्रिप्टो भी मोबाइल से मैनेज हो जाती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और आपकी इवन के म्यूचुअल फंड्स, आपके जितनी भी नेशनल फंड स्कीम्स वगैरह, सब कुछ आपका जो है वो डिजिटलाइज है। इवन कि आपका बैंकिंग सिस्टम पूरा डिजिटलाइज है। तो मुझे नहीं लगता कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। रही बात इस चीज की कि इस बात की कि आपका जो है वो एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम, तो एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, सही है, और नहीं होता होगा। क्योंकि मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ, सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन होता है, शायद अब वो क्वेश्चन ना रहा हो, लेकिन जब मैं नया नया था तब मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन था, और आप लोगों के जहन में भी क्वेश्चन शायद अब हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम अब नहीं होता। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी पे बहुत हद तक जो है वो काम हो चुका है। मेरे ख्याल है कि अब एक्सेसिबिलिटी क्वेश्चन नहीं रहा, मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है वो फिर आप लोग जब अपना सवाल करेंगे तब आप इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखें, जैसे मैं वही सारी बातों को कनेक्ट करूंगा बहुत शॉर्टली कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वॉर बढ़ रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम कुछ नहीं बचा, इंटरनेशनल लॉ कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो उसकी वजह से हमें जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी का होना जरूरी है, ताकि मैं अपने पैसे बचा सके। मैंने जो अपना प्लान सेट किया, मेरा प्लान ये है कि एटलीस्ट 15 साल में मुझे ऐसी जगह पे पहुंचना है कि दुनिया में अगर कहीं भी जंग लगे
तो मैं फौरन मूव कर सकूँ अपने रिसोर्सेज के साथ। इतने रिसोर्सेज एटलीस्ट मेरे पास हों, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया के पास 15 साल का ही टाइम है, उसके बाद जो इंतशार आएगा उसके लिए हमें मुकाबला करने के लिए आज इस टाइम पर फाइनेंशियल लिटरेसी का होना जरूरी है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब जब हम देखते हैं यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट को मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टली एक जो है वो बता दिया था। अब मैं आपको, क्योंकि अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो को मैं यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट बहुत डिटेल में समझा दी। फाइनेंशियल मार्केट की एक कंट्री के लिए क्यों जरूरत है, आम पब्लिक के लिए क्यों जरूरत है, आम पब्लिक को कैसे फायदा मिल रहा है, गवर्नमेंट को कैसे फायदा मिल रहा है, और हमारे लिए इसके ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी की क्यों जरूरत है, और उसमें कौन कौन सी मार्केट्स है वो शामिल है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग स्टॉक मार्केट को समझिएगा। ठीक है, देखिए मैंने वही बात की, कदीर भाई ने कंपनी खोली। ठीक है, कदीर भाई ने कंपनी खोली, कदीर अहमद लिमिटेड। ठीक है, अब उन्होंने कंपनी खोली, उनकी जो कंपनी की जो टोटल वैल्यू है, एसेट वैल्यू है, थोड़ा सा इसको पहले समझे कि एक, अब कदीर भाई ने कंपनी खोली, कदीर भाई कह रहे कि यार मैं जो है वो बैंक से भी पैसा लूं, मैं पब्लिक से ही पैसा लूं, पब्लिक जो है वो शराकतदार हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पब्लिक ऑफिशियली अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो पब्लिक जो है वो शराकतदार है। क्योंकि थोड़ा सा जो है वो एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ जाती है स्टॉक को लेकर, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है और ना मुझे इस्लामिक फाइनेंस का इतना वो है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आ जाती है, लेकिन ये है कि आप, मैं बस ये चीज क्लियर कर दूं कि आप जो है वो ऑफिशियली उस चीज की शराकतदार होंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कदीर भाई ने कंपनी को ली, कदीर भाई का प्लान है कि भाई मैं जो है वो पब्लिक से ही पैसा लूँ, पब्लिक भी शराकतदार हो मेरे नुकसान और नफे में, और मैं बैंक से तो लोन ले ही रहा हूँ और अपना पैसा तो लगा ही रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो एसेट वैल्यू है आपके कंपनी की जो बनी वो बनी $100। ठीक है, सॉरी ₹100 लगा लें, मैं इतना दूर नहीं जाता, ₹100 आपने लगाए, ₹100 से कदीर भाई ने जो है वो इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब कदीर भाई ये चाह रहे हैं कि यार मेरे जो कंपनी है उसमें जो है वो नुकसान, जो है वो नफा और नुकसान दोनों जो है वो पब्लिक भी हो, और पब्लिक से जो है वो मैं इन्वेस्टमेंट लूँ, पब्लिक की जो है वो शराकतदारी इसमें शामिल है। और पब्लिक भी चाहती है यार हमारे पास कुछ पैसा है, बहुत महंगाई हो गई है, तो कुछ पैसा है, हम जो है वो कंपनी हमें मौका दे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, हमारे पास एक अच्छी नॉलेज है, हमने एक, अब मिसाल के तौर पे आपने यूनिलीवर के बिजनेस को पढ़ लिया, आपने कोलगेट के बिजनेस को पढ़ लिया, आपने गुलामत के बिजनेस को पढ़ लिया, आपने बोले यार बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, मैं जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप वो प्लेटफॉर्म देता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब मैं आ रहा था, 100 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 100 शेयर आपने रजिस्टर्ड किए, 100 शेयर आपने रजिस्टर्ड किए, पर शेयर वैल्यू कितनी बनी, ₹1, ₹1 आपकी पर शेयर वैल्यू बनी। अब क्या किया पब्लिक, अब आपने मार्केट ओपन शेयर्स कितने किए, 33%, यानी 33, हर पब्लिक ने एक एक पब्लिक ने जो है वो शेयर्स ले लिए, 33% जो है वो कदीर भाई के जो है वापस आ गया। अब जब कदीर भाई को नुकसान होगा यानी उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी तो पब्लिक की भी शेयर वैल्यू बढ़ेगी, यानी पब्लिक का पैसा ही बढ़ेगा, और जब नुकसान होगा तो पब्लिक का पैसा भी गिरेगा। ठीक है, इस तरह जो है वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक जो कंपनीज हैं वो जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं, अपना आईपीओ रजिस्टर्ड करती हैं, आईपीओ के बाद पब्लिक उनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। रिसेंटली अगर आप इंटरनेशनल, अगर आप में से कोई अगर न्यूज़ फॉलो करता है तो एलोन मस्क इस टाइम पे जो है वो 1 ट्रिलियन के जो है वो मालिक बन चुके हैं, क्योंकि रॉकेट टू एआई नाम का उन्होंने एक फर्म स्टार्ट किया था जिसका उन्होंने आईपीओ बनाया और पब्लिक को अच्छा खासा लूटा है उन्होंने। वो स्पेसएक्स से उन्होंने आईपीओ जो है वो लॉन्च किया था। अच्छा, अब अगर आप आ गए, अब आपने डिविडेंड जो है वो लिया, अब उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ गई, अब ₹100 का शेयर आपने लिया था, अगर वो 110 का हो गया और ₹10 आपको वापस मिल गए, तो वापस शेयर ₹100 का नुकसान में हो ही नहीं। और उसके अंदर जब लोग देखेंगे कि भाई डिविडेंड देने वाली कंपनी मजीद बाइंग वैल्यू आएगी, तो वो जो आपको डिविडेंड है ना वो फ्री पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कोई अच्छी कंपनीज ढूंढे। अब जैसे मैंने आपको नाम लिया, मिजान बैंक बहुत अच्छा है, फैसल बैंक बहुत अच्छा है, यूबीएल बहुत अच्छा है, एमसीबीआई बहुत अच्छा है। एमसीबी और एमसीबीआई तो बहुत जबरदस्त डिविडेंड देते हैं, मैं तो उनमें ट्रेडिंग करता ही नहीं, मैं तो उनमें सीधा डिविडेंड लेता हूँ। और दूसरा मैं एक लेता हूँ डिविडेंड अटक रिफाइनरी, क्योंकि अटक रिफाइनरी बहुत महंगा शेयर है तो मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाता। पहले एक जमाने में पिछले साल 400 रुपए का था, 700-800 रुपए का हो गया। ठीक है, तो मैं उसमें नहीं करता। बाकी आपका पाकिस्तान पेट्रोलियम देता है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड देता है, बहुत अच्छी डिविडेंड देते हैं ये कंपनी, और ये बहुत तगड़ा डिविडेंड आता है इसके अंदर। तो हर अगर 3 महीने बाद अगर आपको कुछ, अगर आपने पैसे रखे हुए हैं किसी अच्छे शेयर में ब्लू चिप कंपनीज के अंदर लेकर, टेक्सटाइल के अंदर से निशाद मिल्स है, सितारा इंडस्ट्री है, और आप गुलामत वगैरह, ये अच्छी है टेक्सटाइल के अंदर ना, तो
अगर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो आप सुकून से बैठे रहो, तो 3 महीने पैसे, हर 3 महीने बाद पैसे आते रहेंगे। तो आपको ट्रेडिंग का शौक नहीं है, आप चाह रहे हो पैसे पड़े हुए, और आप चाह रहे हो कि शेयर वैल्यू भी बढ़े और जो है वो भी आते रहे, तो भाई आप जो है वो बस इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ सुकून से, आपके जो वो पैसे आते रहेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, इस तरीके से आप जो है वो कमा सकते हो। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करने, देखो स्टॉक मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज की जो पाकिस्तान में अवेयरनेस वो बढ़ रही है। एनसीसीपीएल का डेटा है 0.13%। आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट पे अब जो है वो कुछ, मैंने देख रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो स्टॉक मार्केट को शामिल देखा, तो मैंने जिक्र कर दी जिसकी वजह से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आ गया। तो और भी मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से काम हो रहा है। इंडिया में इसके ऊपर बहुत सी मूवीज बनी, बहुत सी, इंडिया में आज भी जो है वो 3% का जो है वो टोटल उनकी आबादी का 3% जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर है, क्योंकि उनमें ये है कि स्टॉक मार्केट में डूब जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डूब जाते हैं। जो लोग नहीं, जो लोग जिनके पास समझ नहीं है, जो लोग तरीके से नहीं चलते, रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं चलते, मनी मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते, वो डेफिनेटली डूब जाते हैं। ठीक है, और मैं भी डूबा हूँ और डूब कर दोबारा जो है वो रिवाइव होकर आया हूँ। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि मैं शुरू में डूबा था, क्योंकि मेरे पास गाइड करने वाला कोई ना था, और ना ही मुझे ये पता था कि ब्लाइंड कम्युनिटी में जो है वो स्टॉक मार्केट करने वाले लोग हैं और वो सारी चीज, तो मुझे नहीं पता था, और मुझे एक्सेसिबिलिटी का भी इतना कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ तकरीबन जो है वो पिछले सबसे ज्यादा जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं पिछले साल ओपन हुए हैं। ठीक है, जिन्हें स्टूडेंट्स वगैरह ने जो अकाउंट ओपन कराया, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस अब जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम चला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो यंगस्टर है। ठीक है, उनके लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले पाकिस्तान में सब कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में अक्सर वही काम करते थे जिसकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जिसकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो वही लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इस टाइम पे जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट, आई होप आप लोगों को बहुत डिटेल में मैंने जो है वो क्लियर कर दिया। आई थिंक इससे ज्यादा डिटेल मैं नहीं दे पाऊंगा। अब जो है वो हम जो है वो चलते हैं आपके जो है वो फॉरेक्स मार्केट पे। ठीक है, अब फॉरेक्स मार्केट को थोड़ा सा आप समझिए। मैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत डिटेल ले चुका हूँ, स्टॉक मार्केट में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा परेशान ना करूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जो है ना फाइनेंशियल मार्केट्स में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अब फॉरेक्स मार्केट की तरफ थोड़ा सा आते हैं। देखिए, फॉरेक्स मार्केट में क्या आती है, आपके करेंसी पेयर्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स फॉरेक्स बेसिकली, फॉरेक्स को कहते ही फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो उसमें आते करेंसी पेयर है, लेकिन आ, कुछ लोगों ने मर्केंटाइल एक्सचेंज को, मतलब कुछ लोगों ने क्या, एक स्टैंडर्ड बन गया है कि मर्केंटाइल एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज आपस में जो है वो लिंक करता है। अब मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है, आपका गोल्ड, क्रूड ऑयल, आपका जो है वो सिल्वर, आपके जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं, ये सारे के सारे आपके मर्केंटाइल उसके अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दो चीजों को लेके चलते हैं। एक बात करते हैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बात करते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं लोकल वे के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान में फॉरेक्स का क्या स्कोप है? पाकिस्तान में फॉरेक्स का स्कोप भाई बहुत है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इसके अंदर काम कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की इसमें पॉलिसीज नहीं है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो वो मर्केंटाइल एक्सचेंज एक बनाया हुआ तो है, लेकिन माजरत के साथ मैं उसको टीन डब्बा मार्केट कहता हूँ। टीन डब्बा मार्केट कहने की वजह यह है कि अब जो है वो जो पिछला जो बजट आया था उसके अंदर कुछ पॉलिसीज थी, अभी जो आया है जून में उसमें कुछ पॉलिसीज थी, लेकिन अभी जो है वो, अभी भी जो है वो इतना मुझे सही नहीं लगा मर्केंटाइल एक्सचेंज। जब आपकी मार्केट बंद होती है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा कवर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपकी मार्केट जब बंद होती है ना, वो बंद होती है तकरीबन, जैसे अगर आपने गोल्ड पे एक ट्रेड लगाई हुई, ट्रेड जब आपने लगाई है और मार्केट आपकी बंद होती है 1:30 बजे, 1:50 पे, 1:50 आपकी मार्केट बंद हुई, 3 बजे मार्केट खुलेगी। अब भाई बीच में एक न्यूज आ जाए कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो ईरान पे अटैक कर दिया, मिसाल है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट के लिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा। इस टाइम पे नेगेटिव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? वो एक अलग चीज है। वैसे जब भी वॉर होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन इस टाइम नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, ये एक अलग मसला है, इसके बाद फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूज आई कि भाई ये हो गया, मार्केट नीचे चली गई। अब मार्केट जब खुलेगी, अब मैंने तो लिया था यार $4,000 पर गोल्ड लिया था। अब वो मार्केट खुली, मार्केट खुल के गिर गई भाई 3,000 पर। $1,000 का मुझे फायदा होना चाहिए अगर मैंने सेल की ट्रेड ली है तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के मर्केंटाइल एक्सचेंज में करूंगा तो क्या होगा कि मेरा वही ऑर्डर 3 बजे दोबारा प्लेस होगा, और वो कहाँ से प्लेस होगा? 3,000 से। तो यानी
जो 4,000 से 3,000 पे आया, मतलब मैंने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, वही वाली कहानी हो गई। तो इस वजह से वो मार्केट मुझे पसंद नहीं आती, ठीक है। ये मैं आपको पाकिस्तान के उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से कोई फाइलर और नॉन फाइलर के लिए फिक्स टैक्स, जो उसका टैक्स है वो भी कुछ फिक्स नहीं है, उसके क्या मामलात हैं। बाकी उसकी जो एक्सेसिबिलिटी का मसला है वो भी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, जो हमारे जितने ब्रोकरेज हाउस की मैंने बात की ना, उसमें एकेडी जो है वो आपको ऑफर करता है, मर्केंटाइल में भी आप उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो एकेडी वाले करते हैं, लेकिन एकेडी वालों का क्या उस पर सपोर्ट है मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं वो करते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है, वो बताते रहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं सारी चीज़ें, तो मुझे उसका नहीं पता ना मैंने किया है, ठीक है। मैं भाई फॉरेक्स मार्केट के लिए एक्सनेस यूज करता हूँ। एक्सनेस जो है वो एक कहते हैं साइबेरियन, ये साइप्रस का बेसिकली एक ब्रोकरेज हाउस है, और ये साइसेक्स से भी रजिस्टर्ड है, जो कि यूके की एक जो है वो फर्म है, जो बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है वो रेगुलेट करती है, और ये पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। दूसरा, साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में भी जो है वो रजिस्टर्ड है। तो मैं इसके साथ काम करता हूँ, और मुझे लगता है कि इसका नाम शायद ही, अगर आप लोगों ने नहीं जानते तो आज शायद ही जो है वो किसी ने जो है वो इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो एक्सनेस का एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसके ऊपर ही काम करता, इससे पहले मैं एक और ब्रोकर पे करता था, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आता, उसके चार्जेस, उसकी दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है, वो मुझे वो समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैं जो है वो एक्सनेस को ज्यादा जो है वो फॉलो करता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा इंटरनेशनल पे आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में ब्रोकर्स बहुत हैं, ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, जिसमें हमारे पास जो है वो आईएस इस टाइम पे सबसे बड़ा ब्रोकर है, लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता। रॉबिनहुड सबसे बड़ा ब्रोकर है जो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में एक्सनेस ही है जो मुझे लगता है कि ढंग का है, जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही नहीं बनी हुई। जिस तरह बाइनेंस का, जो आप लोगों को शायद ये बात पता होगी कि बाइनेंस का जो सीईओ है वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का तो चेयरमैन है, लेकिन बाइनेंस को लेके सवाल उठते रहते हैं हमारी कंट्री में उसकी लीगल और उस पे होने पे, ठीक है। तो बस वही वाला हाल है कि हमारे यहाँ जो है वो पॉलिसीज अभी तक जो है वो डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब जो है वो ये गवर्नमेंट इन दिनों मैसेज चलाती भी रहती है। अब वो गवर्नमेंट का जो वो मैसेज आता है जीओवी से जो है वो वहां से मैसेज आता रहता है कि ये जो है वो ब्रोकरेज हाउस जो है वो इलीगल है, और ये मसला है वो मसला है। मुझे, क्योंकि मैं तो भाई देखो 6 साल से, तकरीबन मुझे 4 साल हो गए इस पे काम, स्टॉक मार्केट में 6 साल, इस पे 4 साल, मुझे तो अभी तक कोई मसला जो है वो नहीं समझ में आया है, ठीक है। अगर, क्योंकि आप देखो इन प्लेटफॉर्म्स पे, मैं एक्सनेस की बात करूं तो साल का, सॉरी साल का कह रहा हूं, महीने का 4 ट्रिलियन की ट्रेड होती है, 4 ट्रिलियन। आपको पता है इंडिया की जो इस टाइम इकोनॉमी है वो 3.9 ट्रिलियन की जो है वो उसकी उसकी जो है वो इकोनॉमी है, और 4 ट्रिलियन की तो महीने में एक्सनेस ट्रेड करता है, वो भी आपका जो है वो पाकिस्तानी रुपीज में आपको इसमें बता रहा हूँ, डॉलर्स के अंदर 4 ट्रिलियन की जो है वो ट्रेड करता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर बाइंग वॉल्यूम और मतलब ट्रेड वॉल्यूम उसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर दूसरा बंदा इसको यूज करता है, हर दूसरा बंदा। और एक्सनेस का आपने नाम बहुत सुना होगा, 2008 से लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये ईरान वगैरह में अपनी सर्विसेज नहीं देते। अगर कोई ऐसा शख्स है इस मीट के अंदर जो किसी और कंट्री से है और उसको हमारी उर्दू समझ में आ रही है, आई डोंट नो है कि नहीं है, बट एक जनरली बता रहा हूँ, वो ईरान या जो कंट्रीज जो है वो इस टाइम किसी न किसी कंट्रोवर्सी में शामिल है, या उन पर सैंक्शंस लगी हुई है यूएस की तरफ से और यूएन की तरफ से, तो उनको जो है वो सपोर्ट नहीं करते। ओवरऑल मुझे कोई मसला जो है वो नजर नहीं आया इनके अंदर। बाकी आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कर सकते, जो आपको अच्छा ब्रोकर मिले उसके ऊपर आप करो ट्रेडिंग, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉरेन, ये फॉरेक्स क्या है, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर अपनी करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब आपने अपना बनाया यूएसडी अकाउंट, यूएसडी अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो किसमें? आप ट्रेड कर रहे हो यूरो के अंदर, जीबीपी के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, आपका और कौन सी करेंसी आ गई आपके? चाइनीज येन आ गया, आपका जापानीज येन आ गया, आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया, आपका न्यूजीलैंड का करेंसी आ गया, आपका रशियन करेंसी आ गई, ठीक है, और आपका टर्किश करेंसी आ गई, टर्किश लीरा आ गया। तो इस तरीके से अब वो ब्रोकर के ऊपर है, सॉरी वो ब्रोकर के ऊपर है कि वो आपको कौन कौन सी जो है वो करेंसीज ऑफर करता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर कैसे काम होता है? इसके अंदर सिंपल आपने अपना अकाउंट खुलवाना है, सही है। जो भी आपके क्रेडेंशियल्स मांगती है वो क्रेडेंशियल्स देके आपने अपना अकाउंट खुलवाना है और अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? सिंपल, आपने अपनी जो, अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं तो आपका जो एनआईसी है वो आपने उसकी पिक वगैरह वहाँ पे अपलोड करनी होगी ताकि वो उसको वेरीफाई करें।
सही है। बाकी अगर आपने मर्केंटाइल में खुलवाना है तो उसके लिए फिर आप एकेडी वाले से रब्ता कर ले, मैंने आप लोगों को बता भी दिया है एकेडी सिक्योरिटीज, ठीक है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े जो है वो हमारे बिग बुल्स में से एक हैं, ठीक है। आप इनको कह सकते हैं कि ये हमारे जो है वो पाकिस्तान के हर्षद मेहता हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने हर्षद मेहता को नहीं सुना तो स्कैम 1992 देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। वो भी स्टॉक मार्केट पर ही एक मूवी सीरीज है, वेब सीरीज है इंडिया की, और बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट की जो बेसिक चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो नहीं समझ में आए वो आपको सीरीज से समझ में आ जाएंगी। या अगर आप इंग्लिश सीरीज देखना पसंद करते हैं तो द ग्रेट डिप्रेशन देख लें, 1929 में जो यूएस में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो देख लीजिए। तो ये दो आप देख लें, इसमें आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब फॉरेक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो अब आपने क्या किया, आपने जो है वो यूएसडी के अंदर एक ट्रेड लगाई यूरो की कि भाई मैं इतने यूरो जो है वो खरीदता हूँ, ठीक है। अब अगर आपका यूरो जो है वो डॉलर के अगेंस्ट जो है वो कमजोर होता रहा, डॉलर बढ़ता रहा, तो फिर जो है वो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने डॉलर देकर यूरो खरीद लिया है, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान दीजिएगा, डॉलर देके आपने यूरो खरीद लिया है, सही है। तो आपका क्या होगा, आपका जो है वो डॉलर होगा कमजोर, सॉरी यूरो होगा कमजोर और डॉलर होगा मजबूत, सही है। अब आप जो जिस जिस आपको जिस पेयर को आप अपनी मेन करेंसी रखोगे उसी के अंदर आप डॉलर, अब आपने अगर डॉलर रखी है तो डॉलर को ही आप जो है वो डॉलर से ही आप यूरो, जीबीबी, सीवाईएन, चाइनीज येन वगैरह, ये सारे आप जो है वो बाय कर सकते हो, ठीक है। या आपको वो मेन करेंसी कौन कौन सी ऑफर करते हैं, ये भी जो है वो ब्रोकर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया करेंसी। अब हमारे पास आती है प्रेशियस मेटल्स, ठीक है, जिसमें जो मैंने मर्केंटाइल के अंदर आपको बता दिया, ठीक है। वो आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, तो ये सारी चीज। अच्छा, एक चीज, अच्छा दो चीजें मैं आपको बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपके जो गवर्नमेंट इदारे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका एफबीआई बैठा हुआ है, आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बैठा हुआ है, आपका जो है वो नेशनल क्लियरेंस कंपनी यानी एनसीसीपीएल बैठा हुआ है। फॉरेक्स को कौन चला रहा है, फॉरेक्स को कौन चला रहा है, फॉरेक्स को चला रहे हैं आपके बड़े बैंक, ठीक है। आपका वर्ल्ड बैंक चला रहा है, आपके बड़े बड़े करेंसी एक्सचेंजेस चला रहे हैं, इंटरनेशनल करेंसीज जो डॉलर्स वगैरह को जो लेके बैठे हुए हैं, यूएस के अंदर बेसिकली ये चल रहा है, ठीक है। तो वो आपको ये लोग चला रहे हैं बेसिकली। इसमें जो डीलिंग हो रही है ना, इसमें जो फॉरेक्स के अंदर जो डील हो रही है वो हो रही है पब्लिक, दो दो पब्लिक के दरमियान, और बीच में अगर इंस्टीट्यूट आ गया तो वो एज अ पब्लिक ही जो है वो आपके साथ डील करेगा, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट पब्लिक इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी कोई ट्रेड वॉल्यूम लेते हैं कि हम उनके साथ डील कर ही नहीं सकते। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप पैसा लूज कर रहे हैं तो सामने वाला कमा रहा है, ठीक है, यानी मनी रोलिंग जो है वो चल रही है, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं कैसे, आप इस चीज को समझो। आपने यूएसडी से यूरो के अंदर ट्रेड मारी थी, ठीक है। यूएसडी से आपने ट्रेड ली यूरो के अंदर, यूरो हो रहा है आपका कमजोर, डॉलर हो रहा है आपका बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से किसी ने ट्रेड मारी होगी यूरो से यूएसडी के अंदर, अब उसका यूएसडी बढ़ रहा है, यानी आपकी जेब से पैसा निकल के उसकी जेब में जाएगा, सही है। कि आपका आप इसको ऐसे समझो, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब आपने जब यूएसडी में पैसा लगाया, ठीक है, यूएसडी में पैसा लगाया, आपकी जेब से जो है वो डॉलर जा रहा है, और आपकी जेब से डॉलर जा रहा है क्योंकि यूएसडी जो है वो मजबूत, सॉरी, क्योंकि आपने जो है वो यूरो खरीदा था। अब यूरो के अंदर आपकी जो अमाउंट कन्वर्ट हो गई है, वो अमाउंट अब जो है वो आपकी जेब से जा रही है, और जिस बंदे ने जो है वो यूरो से यूएसडी के अंदर किया था उसको वो पैसे मिल रहे हैं। तो एक इस तरीके से जो वो मनी रोलिंग जो है ना वो चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर ही फेल हो रहे हो तो सामने वाला कमा रहा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सही है। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यही चल रहा होता है, लेकिन ये है कि अगर आपने अपना लॉस बुक कर लिया है तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका लॉस जो है वो बुक हो जाएगा, वो कंपनी जो है वो उससे कमा लेगी, जाहिर सी बात है। आपने अपने शेयर्स, आपने अपनी होल्डिंग छोड़ दी, जब कंपनी की प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी का वो पैसा हो गया, सिंपल। तो इसीलिए कहते हैं कि या तो आप बहुत, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो पूरी मनी मैनेजमेंट के साथ करो, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो फिर इंतजार करो। स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है इंतजार करना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर मैंने एक बात की थी कि वाइब आपका अकाउंट क्यों होता है, आपका अकाउंट वाइब इसलिए होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ब्रोकर जो है वो आपको देता है लेवरेज,
ठीक है, यानी ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। वो लेवरेज क्या है, लेवरेज को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अब मैं आपको लेवरेज समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कदीर भाई लाए भाई एक एप्पल खरीद के लाए 10 रुपए का, वैसे 10 रुपए का मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं है, लेकिन 10 रुपए का खरीद लिया। तो 10 रुपए का कदीर भाई ने एक एप्पल खरीदा, और वो जो है वो कदीर भाई ने मुझे 20 रुपए का बेच दिया। कदीर भाई का प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का, ठीक है। लेकिन अब इसकी जगह कदीर भाई ने 10 रुपए का एप्पल खरीदा, कदीर भाई गए भाई एक बंदे के पास, उसने कहा यार देखो दुकान तुम्हारी, मशीन तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, मैं तुम्हें कुछ फीस दे दूंगा, तुम एक काम करो, तुम मुझे यार इसमें से जो है ना वो इस एप्पल का जो है वो जूस निकालने दो, ठीक है। कदीर भाई ने निकाला 10 रुपए के एप्पल का जूस, और वो एप्पल के जूस का गिलास कितने का बेच दिया, 80 रुपए का। 10 रुपए का एप्पल लिया था, 80 रुपए का गिलास बेच दिया, कितने का, क्या हुआ, 70 रुपए का। सही है। अब ये उस बंदे ने कदीर भाई को दिया लेवरेज। इस तरीके से ब्रोकर देता है आपको लेवरेज। अब लेवरेज की जरूरत क्यों है ये भी सुन लीजिए। अब मिसाल के तौर पे जब आप गोल्ड के अंदर, जब प्रेशियस मेटल या महंगी चीजों के ऊपर आते हो, गोल्ड वगैरह, क्योंकि मैंने बताया कि मर्केंटाइल को भी फॉरेक्स के अंदर मर्ज किया हुआ है एक तरह से, इसको भी फॉरेक्स ही कहते हैं लोग, ठीक है। अब जब आपने गोल्ड की तरफ आए, अब जब गोल्ड को जो आपने जो है वो गोल्ड खरीदा, अब गोल्ड की 1 आउंस की जो प्राइस चल रही है वो चली $4,000। $4,000 ना आपके पास है ना मेरे पास है भाई, ठीक है। $4,000 सब मेरे पास, हमारे किसी के पास है। हम चाहते हैं यार $40 से या $100 से या $400 से जो है वो एटलीस्ट हम शुरुआत तो करें। तो ब्रोकर इसके अंदर इसके लिए देते हैं हमें लेवरेज, ठीक है। अब उस लेवरेज के अंदर क्या है, उस लेवरेज के अंदर ये है कि अगर हम, अच्छा लेवरेज का जो रेशियो है वो हम खुद सेट कर सकते हैं। वो वहां पे आप जो भी ब्रोकर चूज करेंगे उसके हिसाब से ऑप्शन आते हैं। मैं क्या स्पेसिफिक ब्रोकर के हिसाब से आपको बताऊं, ठीक है। मैं जिस लेवरेज पे काम करता हूँ ना, 1:100 का रेशियो है, ठीक है। यानी अगर $4,000 पे अगर गोल्ड की प्राइस चल रही है, तो मैं उसको $40 में खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो वो 100 का लेवरेज हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि लेवरेज देने की जरूरत क्यों पेश आई, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। लेवरेज होता क्या है ये भी आप लोगों को समझ, अब अकाउंट वाइप क्यों होता है ये समझिएगा, ठीक है। अब भाई 4,000 उसका है, ठीक है, और आपका एक स्टैंडर्ड अकाउंट चल रहा है, यानी अगर 4,000 से 3,999 पे आया, यानी $1 का लॉस है। अब वो $40 नीचे आ गया 3,960 पर, तो भाई आपका अकाउंट तो जीरो हो जाएगा ना। तो अब आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो चला जाएगा। अब ब्रोकर को नुकसान ना हो तो ब्रोकर क्या करता है, वो माइनस में ना जाए, आपका अकाउंट पूरा का पूरा वाइब हो जाता है। मतलब आपकी जो ट्रेड वगैरह है वो सारी ब्रोकर ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, और आपका अकाउंट बिल्कुल जो है वो जीरो पे है। इसको हम वाइब होना कहते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाहिर सी बात है लेवरेज नहीं है। आपने जो शेयर 100 रुपए का था वो 100 रुपए में खरीदा, वो 100 रुपए से जब तक वो 0 रुपए पे भी नहीं हो जाता तब तक आपके पैसों का कुछ नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे पाक सुजुकी मोटर था, PSML, पाक सुजुकी मोटर्स लिमिटेड, जब इमरान खान का मसला चल रहा था, तो 2.9 बिलियंस पे हमारा फॉरेन रिजर्व आ गए थे। तो पाक सुजुकी मोटर के कोई मसले चल रहे हुए गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखे कि भाई जो है वो हमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने अपना क्लोज किया। उन्होंने पब्लिक, अच्छा पब्लिक को क्या कहा, पब्लिक को ये कहा कि भाई हम जो है वो कंपनी को डिलिस्ट करने जा रहे हैं, आप जो है वो अपने पैसे निकाल लो। अगर वो पैसे नहीं निकालते तो उनका अकाउंट जीरो हो जाता। उन्होंने पैसे निकाल लिए। तो वो, या मुझे इसका क्लियर नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे साथ सिचुएशन है, शायद मैं गलत हूँ, कि पैसा जीरो नहीं होता, आपके पैसे को जो है वो कैश में करके वापस आपको जो है वो आपके ब्रोकर के उसमें डाल दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तक मैं इस सिचुएशन से गुजरा नहीं हूँ कि कोई ऐसी कंपनी में हाथ डालूं जो पाकिस्तान में डीलिस्ट हो गई। तो पाकिस्तान में डीलिस्ट होने वाली अभी तक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे पाक सुजुकी मोटर ही मिली है। बाकी और कोई कंपनी हो तो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉरेक्स की हम बात करते हैं, वापस उधर आ जाता हूं मैं। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर अब जो है वो आपको इस वजह से जो है वो आपका अकाउंट हो जाता है वाइप, ठीक है। अब मैंने आपको फॉरेक्स भी समझा दी। अब मैं लास्ट क्रिप्टो की तरफ जा रहा हूँ, फिर हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मुझे टाइमिंग का बिल्कुल भी नहीं पता कि टाइम कितना हो गया, मैं बोलता जा रहा हूँ क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि जब मैं इसमें बोलना शुरू करता हूँ तो बाज़ औक़ात मुझे नहीं पता चलता टाइम का। तो कदीर भाई जरा टाइम बताइए कि हम कितना मिनट जो है वो कर चुके हैं, या कितना मिनट है हमारे पास एक्स्ट्रा। 4:02 हो चुके हैं। और अहमद, आप जितना बोलना चाहते हो उतना बोलिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बोलता। बहुत शुक्रिया कदीर भाई। देखिए, मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बता दी है। मैंने आप लोगों को कोई जो है वो उसमें एल्यूजन में नहीं रखा है कि भाई रातों रात अमीर हो जाएंगे और आपके पास पैसा ही पैसा होगा, बंगड़ा गाली और मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ये बस ऐसा मैं है अहमद, ऐसा है। अगर आप ये सारे जो लोग हैं मेंबर्स, ये सारे अपने पैसे अगर मुझे भेज दें
तो मैं उनके लिए ट्रेडिंग करूंगा, तो ऐसा है मैं ब्लॉक करके चला जाऊंगा। और ऐसे फ्रॉडस्टर बहुत सारे लोग होते हैं जो कदीर भाई, आपसे, लंदन का वीजा लगवाना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करते हैं, क्रिप्टो की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए क्रिप्टो क्या है। जिस तरीके अब देखिए क्रिप्टो थोड़ी सी वक्री चीज है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक अलग मामला है क्रिप्टो का। स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स को अब आप जो है वो एक तरफ रख दें और क्रिप्टो को अब आप समझने की कोशिश करें। देखिए क्रिप्टो एक डिजिटल कॉइन, ठीक है, और 2019 में एक अननोन पर्सन ने जब उसको स्टार्ट किया था, सही है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो 2009। 2009, हाँ मैं 2009 ही बोलने लगा हूँ इसको। सतोशी नाकामोटो आई थिंक उसका नाम था, अगर मैं गलत नहीं ले रहा हूँ। नहीं नहीं, तो ऐसे ही है। सतोशी नाकामोटो ने जो उसको स्टार्ट किया था। तो जब आप बिटकॉइन की तरफ आते हो ना, तो बिटकॉइन का जो वो निकला है ना, वो सतोशी से ही निकला है। जैसे जैसे जब आप डॉलर को, जब आप $1 से नीचे जाते हो यानी पॉइंट के अंदर, तो वो सेंट हो जाता है ना। इस तरह बिटकॉइन जब 1 से नीचे जाता है ना, तो वो सतोशी के अंदर आ जाता है। तो वो उसी के नाम से पड़ा है, सतोशी नाकामोटो के नाम से। ठीक है, बहुत टाइम पहले ये कॉन्स्पिरेसी भी चली थी कि वो जो है एप्स्टीन है वो सतोशी नाकामोटो है। बहरहाल वो कितना सच है कितना नहीं वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा अब देखो कि क्रिप्टो के अंदर क्या है। क्रिप्टो एक डिजिटल कॉइन है, ठीक है। अब क्रिप्टो के अंदर जो है वो आपके, मैं आपको बताता हूँ पहले बेनिफिट्स, सही है, फिर उसके डिसएडवांटेज। अच्छा ट्रेडिंग किस तरह करनी है उसके अंदर, भाई मुझे पाकिस्तान में एक बाइनेंस ही समझ आता है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा क्रिप्टो पे मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो के जो आंसू हैं वो अभी तक सूखे नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो में मैं बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि क्रिप्टो के मामला बहुत ज्यादा खराब है। और मैं आपको एडवाइस यही करूंगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट्स की हर चीज डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर एडवाइस करूंगा तो मैं क्रिप्टो की एडवाइस नहीं करूंगा। हो सकता है मेरी इस एडवाइस से किसी को पर्सनली एतराज हो, वो उसका अपना ओपिनियन है, बट मैं क्रिप्टो में काम, अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्रिप्टो एक डिजिटल कॉइन है, ठीक है, और डिजिटल कॉइन होने के साथ साथ उसके अंदर जो काम होता है वो होता है कि आप जो है वो डिफरेंट पेमेंट्स वगैरह करें। जैसे भी ईरान का था, ईरान ने कहा कि भाई हरमूज के ऊपर जब वो लगाएंगे टूल टैक्स लगाएंगे, वो हम क्रिप्टो में लेंगे। अब वो क्रिप्टो में क्यों लेंगे, अब इसको थोड़ा समझिएगा। तो ईरान पे लगी हुई है सैंक्शंस, ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूँ, वरना ये जो है वो पॉलिटिक्स की क्लास नहीं है इन्हें। तो पॉलिटिक्स को थोड़ा इसलिए डिस्कस करना जरूरी था कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। ठीक है, ईरान ने कहा कि भाई हम जो है वो क्रिप्टो में पेमेंट लेंगे, और ये बात जो है वो ट्रम्प साहब को पसंद नहीं आई। उसकी वजह ये थी कि उसको ट्रेस करना मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा इस पर भी मैं आता हूँ। अगर वो डॉलर में या किसी और करेंसी में लेते, अगर वो चाइनीज, वैसे वो चाइनीज येन में भी मान गए थे कि हम चाइनीज येन में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉलर ही उसमें लेते तो उनको सैंक्शंस लगे हुए, वो उसको वो रोल आउट आगे जो है वो बैंकों में ट्रांसफर करना और वो सब कुछ नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो चाहते थे कि भाई क्रिप्टो में पेमेंट हो। अब क्रिप्टो में मैंने कहा कि उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ट्रेस नहीं कर सकते बट ट्रेस कर सकते हैं। अब मेरी दो स्टेटमेंट है, दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सही है, पहले मैं बताऊं ट्रेस क्यों नहीं कर सकते। ट्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्रिप्टो का जो पूरा सिस्टम है वो चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है कि वो होती है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को आप ऐसे समझिए कि अब आपका स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर इदारे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कदीर ने भाई 500 शेयर उठा लिए गुल अहमद के, मैंने जो भाई 1000 शेयर उठा लिए मीज़ान बैंक के। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पता है इतने शेयर्स उठा लिए, गवर्नमेंट ने इसको ट्रैक भी कर लिया। और इसके अंदर भी ट्रैक हो सकता है कि भाई वो ब्रोकर जो है वो उसने निकाल लिया भाई कि रजा ने जो है वो इतने जो है वो करेंसी पेयर्स में जो है वो ट्रेड करी हुई है, इतने इतने लॉट्स की जो है वो गोल्ड में ट्रेड करी हुई है, वो जो है वो बता दिया। ठीक है, अब क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में ये है कि उसमें होता है वॉलेट सिस्टम। ठीक है, मैंने यहाँ से कदीर भाई को जो है वो बिटकॉइन भेजा, कदीर भाई ने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, इस तरीके से घूमते 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 उसके ऊपर कोई इदारा नहीं है, उसके ऊपर कोई इदारा नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, 1000 कंप्यूटर्स जो है वो उसके उसमें लगे हुए होते हैं, आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है, यानी डिसेंट्रलाइज है, यानी जिसका कोई सेंटर ही नहीं है, वो चलती जा रही है चलती जा रही है, चेन बनी हुई है। ठीक है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, और स्टेप बाय स्टेप वो चीज चल रही है, तो उसको ट्रेस कहाँ से करोगे आप।
वो वाली चीज़ है, ना ही वो किसी इदारे के अंडर आती है। और यही वजह है कि वो एक डिजिटल फॉर्म में है, उसका वो नहीं है। मुझे जो लगता है, मैं फिर बात करूँगा, मुझे इस्लामिक फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। जो भी तकी उस्मानी साहब का फतवा है वो शायद इन्हीं चीज़ों के ऊपर आया है, लेकिन उन्होंने एक दरवाजा अभी भी खुला छोड़ा है, और वो आप लोगों ने उनके फतवे को पढ़ा होगा तब आप लोगों को पता होगा, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा कि क्रिप्टो हलाल है हराम है, ना मैं उसको उसका जवाब दूंगा, ना मैं उसको ये कहूंगा कि क्रिप्टो में काम करना चाहिए, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब क्रिप्टो को अब डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब मैंने एक और बात की, क्रिप्टो ट्रेस हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आईपीस को बेसिकली ट्रैक करना पड़ेगा। आपके इंटरनेट का जो एक एड्रेस होता है, ठीक है, उसको आपको बेसिकली ट्रैक करना पड़ेगा, आप और स्टेप बाय स्टेप को ट्रैक करके चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स की नीड होगी कि वो स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रांजेक्शन को जो है वो ट्रैक करे, ठीक है। अब जो वॉलेट सिस्टम आया उसके थ्रू, जैसे बाइनेंस वगैरह, उसके थ्रू थोड़ा बहुत ट्रैक करना जो है वो इजी हो गया, लेकिन अभी भी बहुत बहुत हार्ड है क्रिप्टो को ट्रेस करना। क्रिप्टो को ट्रेस किया है इस वजह से, आपने कभी सुना होगा किसी के जो है वो पता नहीं, मैं नाम भूल गया हूँ किसका, पता नहीं, ट्विटर हैक हुआ था, 30 बिटकॉइन मांगे थे उनके फॉलोअर से कि 30 बिटकॉइन जो है वो आप दो तो हम आपको करेंगे। जितने भी हैकर्स हैं या डार्क वेब है या उसके सारे मसले, वो सारे के सारे जो है ना वो बिटकॉइन में ही आपसे पेमेंट मांगते हैं। बिटकॉइन के अलावा मैंने नहीं देखा कि वो डॉलर्स या किसी करेंसी के अंदर आपसे पेमेंट, क्योंकि वो ट्रेस हो जाएगी। आप बाद में कंप्लेन करोगे वो ट्रेस हो जाएगी। क्रिप्टो ट्रेस नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो क्रिप्टो ट्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो इस मसले को जो है वो, तो इस वजह से जो है वो क्रिप्टो का ये है कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम, बाकी वेब3 वगैरह के थ्रू जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इनहेंस हो रही हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग मेरा बस यही है इसके ऊपर। क्रिप्टो क्रिप्टो मैंने बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है, इतना ज़्यादा डीप में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि क्रिप्टो में मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा। तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दी कि भाई क्रिप्टो क्या है और किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वो टेक्नोलॉजी और क्या है, क्यों ट्रेसेबल नहीं है और क्या उसके मसले मसाइल है, ठीक है। मैंने शॉर्टली बता दिया आप लोगों को। अब क्लोजिंग की तरफ बस मैं इतना ही कहूंगा कि होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बाकी उसके अलावा जो है वो कोशिश ये करें कि जो आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, जॉब वगैरह के साथ कुछ अपनी अमाउंट को सेव करने की कोशिश करें। अगर आप लोग कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग रियल एस्टेट और गोल्ड और स्टॉक मार्केट को लेके चलें। और अगर आप इन 3 सिटी, क्योंकि इनमें जो है वो रियल एस्टेट, मैं बेसिकली रियल एस्टेट के बारे में बात करने लगा था थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान से, अगर आप लोगों का इसमें वो नहीं है तो फिर आप गोल्ड और स्टॉक मार्केट को लेके चलें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप, क्योंकि देखें फॉरेक्स मार्केट का है कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी एटलीस्ट 2-3 लाख तो होना, वो आपको चाहिए होगी, और वरना आपका हाथ कुछ नहीं आएगा। आपके पास 10-20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए आएंगे, क्या फायदा, ठीक है। तो ये वाली एक चीज है। दूसरा ये है कि आप जो है वो कोशिश करो कि आप जो है वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, अपनी सैलरी का कुछ एक हिस्सा जो है वो आप निकालो। आप ये इरादा कर लो कि हर महीने का जो है वो 5% या 7%, 5% भी निकाल लो तो बहुत है। 5% आप निकाल लो अपनी सैलरी का, तो कुछ जो है वो इन्वेस्ट आप लोग करो। और कराची और लाहौर और इस्लामाबाद जैसी सिटी में अगर हो तो रियल एस्टेट का भी सोच सकते हो। रियल एस्टेट का स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं खुद कराची से हूँ तो मेरा रियल एस्टेट में भी है, लेकिन रियल एस्टेट में मेरा ज़्यादा वो नहीं है, बस है। गोल्ड में नहीं करता, लेकिन रियल एस्टेट में मेरा है। रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट्स को मैं बेसिकली जो है वो लेके चलता हूँ। बाकी हमेशा ये बात याद रखना कि ना ये जुआ है कि आपको फौरन वो हो जाए, और ना ही जो है वो क्या कहते हैं, आपको जो है वो रातों रात अमीर बनाने का कोई मैंने फॉर्मूला दे दिया है। रातों रात अमीर नहीं बन सकते, पैसे डूबेंगे भी, पैसे आएंगे भी, जाएंगे भी, आंसू निकलेंगे भी, रात में चौंक कर उठोगे भी। और वो जब रात को चौंक के उठते हैं ना तो पूरी बॉडी जो है वो शिवरिंग करने लगती है, वो भी होगा। और सम टाइम जो है वो खाना खाते टाइम जो है वो अपना पोर्टफोलियो देख के जब वो गुस्सा भी आएगा, ठीक है, ये भी होगा। ये मैं बता दूं, ये मेरे साथ बहुत हुआ है, लेकिन फॉरेक्स में हुआ है। तो एक टाइम पे मैंने फॉरेक्स मार्केट छोड़ दी थी क्योंकि वो तकरीबन जो है वो 20 से 21 घंटे चलती है। तो मैंने कहा यार मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं दे पा रहा, क्लासेस को टाइम नहीं दे पा रहा, तो मैंने जो है वो फिर छोड़ दिया। और अक्सर ही होता था खाने पे फैमिली बात कर रही है, मैं जो है वो फुल गुस्से में जो है वो तपा हुआ बैठा हूँ कि मुझे लॉस हो रहा है। तो वो वाली चीज़ों की वजह से मैंने कहा कि नहीं यार,
इसको जो है ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को जो है वो अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी, जज्बाती नहीं होना, क्योंकि इसमें जज्बात काबू करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिसने अपने जज्बातों पे ख्याल नहीं किया उसका बस फिर अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि ये चीज पेशेंस मांगती है, जज्बात काबू करने, डिसीजन मेकिंग बहुत। देखो अगर इतना आसान होता इन सब पैसों में पैसे कमाना तो पाकिस्तान में जो है ना वो गरीबी नहीं होती। किसी मैं मेरे एक सीनियर है, उन्होंने बोला था कि अगर स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट आज सबको समझ में आ रही होती तो तुम कराची, इस्लामाबाद और जैसे बड़े सिटीज में जो है ना सुपर कारें देख रहे होते और कोई भी गरीब नहीं होता। गरीब का यहाँ पे नाम भी नहीं होता अगर सबको स्टॉक मार्केट और ये फॉर फाइनेंशियल मार्केट समझ में आ जाए। नहीं समझ में आती क्योंकि किसी का कोई ज्यादा जज्बाती हो जाता है, कोई ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं, जो है वो डिसीजन मेकिंग उसका अच्छा नहीं होता, पेशेंस नहीं रखता, और बहुत सारे जो है वो अपने ऊपर जो है वो दबाव ले लेता है, उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल मेंटेन नहीं रह पाती, तो इस वजह से वो डूब जाता है। और अक्सर आपने लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग रातों रात का ख्वाब देख के आए थे और रातों रात कंगाल हो गए, तो वो वाली चीज होती है। और मैं आपको बता दूं एक और चीज, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये हकीकत है, रातों रात अमीर होने वाला फैक्टर तो नहीं पता, लेकिन रातों रात कंगाल जरूर होते हैं। दैट्स इट, आई एम डन फ्रॉम माय साइड। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करे एंड देन। बहुत शुक्रिया अहमद। क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। तो आप में से कोई एडमिन में से जो है वो हैंड रेज जो है वो सब करेंगे और एडमिन मॉनिटर करेंगे। जी नूरेश साहब आपका सवाल है जी, आप कीजिए। आपने बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में कर चुका हूँ ट्रेड। क्रिप्टो के तो हालात बहुत बुरे हैं, फॉरेक्स में मुझे थोड़ा रिस्की लगा और मैंने फील किया कि यार मैं यूनिवर्सिटी के साथ इसको नहीं मैनेज कर सकता। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ना कुछ अमाउंट कह लो कि वैसे ही पड़ी हुई है बैंक में, ऑलमोस्ट 50K कर लो फॉर एग्जांपल। तो मैं उसको ना कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जैसे आपने 3 मंथ्स के लिए कहा, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट है और लॉस के चांसेस होते हैं या नहीं, क्या सीन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना। यानी कि यूबीएल वगैरह या अमेज़न वगैरह में मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 3 महीने के लिए, तो प्रॉफिट कितना होता है, क्या रेशियो रहती है? अच्छा, भाई का सवाल है, मैं इसको सेकंड कर देता हूँ। देखो दो चीजें, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यार इस्लामिक शरिया बैंक, आपका फैसल बैंक है, मिजान बैंक है, जितने भी इस्लामिक शरिया बैंक है आप उनके अंदर कर लो। ये डिविडेंड आपको जो है वो इनके जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सेम डिविडेंड नहीं रहते। अब वो जो डिविडेंड मैटर करता है ना वो ईपीएस के ऊपर मैटर करता है। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यानी पर शेयर पे किसी भी कंपनी ने, किसी भी जो बैंक है या कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर की है, उसने कितना कमाया तो वो उसके हिसाब से जो है वो देखती है कि यार मैंने इतना कमाया। अब जाहिर सी बात है उनको अपनी अपनी जेब में भी डालना है और पब्लिक को भी देना है जो उनके शेयर होल्डर्स हैं। तो वो हर जो है ना हर 3 महीने बाद जब उनकी बोर्ड मीटिंग होती है तो वो अपना ईपीएस अनाउंस करते हैं, उसके बाद फिर अपना डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। अच्छा, ईपीएस से भी कंपनीज को जो है वो देखना आसान होता है कि कौन सी कंपनी जो है वो ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी आपको अच्छा ब्रोकर देख लो, मैंने 3-4 आपको बता दिए, आप उनके पास अपना अकाउंट खुलवा के उनके शेयर्स लेके डाल दो। डिविडेंड अगर आप किसी और में भी डिविडेंड लेना चाहते हो तो डिविडेंड शेयर्स की जो लिस्ट है वो आपको पीएसएक्स के पोर्टल पे जो है ना वो मिल जाएगी, dbx.psx.com.pk पे आप चले जाओ, या आप पीएसएक्स भी सर्च करोगे तो आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि हम हमने कोई अकाउंट जैसे फॉरेक्स पे बनाना है या किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? और दूसरी बात ये है कि हम मिनिमम कितनी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म ना बेस्ट है इसके लिए ना, जैसे फॉरेक्स हो गया या हम गोल्ड बाय कर लें या कुछ इस तरह से कर लें। तो हम मतलब कि अभी जो ये तो हम जो 50,000 का लिमिट नहीं रखते, जो कहते हैं कि यार हमारे पास तो इतने नहीं है, तो वो उनके लिए क्या सजेशन है आपकी कि वो फिर किस में मतलब के जाएं? देखिए दो चीजें हैं, पहले आपने कहा कि इतनी लिमिट नहीं रखते, तो यार देखो इसके लिए आप ये करो कि आप जितनी अमाउंट अभी कर सकते हो उतनी करो, और मंथली अगर आपके पास कुछ है तो थोड़ा थोड़ा आप जो है वो निकालते रहो, ठीक है, उस तरह आप करो। और दूसरा, फॉरेक्स में फिर आप अभी हाथ नहीं डालो, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में ट्राई करो, ठीक है। और या तो आप डिविडेंड की तरफ जाओ या आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। और आपने कहा कि इन जो ब्रोकर्स हैं इनसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ब्रोकर की जो पूरी लिस्ट है वो भी आपको पीएसएक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां से जो है वो कोई भी ब्रोकर देख लो
या फिर आप जो है वो गूगल कर लो कि टॉप 10 ब्रोकर्स जो है वो PSX में कौन से हैं, आपको मिल जाएंगे। टॉप 10 ब्रोकर्स की लिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, तो आप जब इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और आपको मिलेंगे यही 3-4 मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक मुनीर खनानी है, उनकी तरफ से जो है वो टॉप 4 पे रह चुका है, और मुनीर खनानी है, KD है, ये सारे जो है वो टॉप 5 के ब्रोकर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आपको ये इंटरनेट पे मिल जाएंगे, गूगल आप करोगे आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप में से किसी को उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए मुझे मुनीर खनानी से, तो मैं आप लोगों को खुद लिंक करा सकता हूँ, क्योंकि उनके जो ओनर है उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रवाबित हैं। बाकी और भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनसे मैं खुद करवा सकता हूँ। कदीर भाई, अगर ऐसा ना हो कि हम सब जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जो है ग्रुप बना ले, ताकि फर्दर जो है वो चीज़ों को, अगर कोई आगे बढ़ता है इन चीज़ों को लेकर, तो उनके साथ जो है वो हम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकें आगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, और मैं ये समझता हूँ कि सीखने वालों को भी, मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लर्निंग भी मिलेगी और उनको चीजें भी मिलेंगी। जी, इसके बारे में हम सोचेंगे, और इंशाल्लाह जरूर जो है वो BTB कम्युनिटी को BTB कम्युनिटी के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, और जो जो भी इंटरेस्टेड हो वो ब्लाइंड टेक पाकिस्तान कम्युनिटी में ऐड होंगे पहले से ही। तो ये है कि जी, क्वेश्चन अगर आपका रह गया है तो फिर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम जी, सलाम। मेरा नाम सैयद गयासुद्दीन है और मेरा क्वेश्चन जो है वो फिजिकल मार्केट के हवाले से, यानी प्रॉपर्टी मार्केटिंग। तो आप देखें कि हमने एक घर लिया था 2008 के एंड में या 9 के हाँ स्टार्ट में। उसकी हाँ। प्राइस थी उस टाइम 18 लाख रुपए, और अब यहाँ पर उसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। तो क्या प्रॉपर्टी में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई बड़ी अमाउंट आ जाए? और प्रॉपर्टी के यहाँ डीजी मैं खान में मैं भी आप- मैं मैं रेट आपको बढ़ मैं रहे हैं मैं प्रॉपर्टी के। आपको एक सजेस्ट देता हूँ गैसुद्दीन भाई। अगर आप जी जी बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहते और प्रॉफिट बड़े लेट हो जाए, 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लेके चलो, और आप चाहते हो जी जी यार देखो लॉस मुझे बिल्कुल भी ना हो, लॉस बिल्कुल भी ना हो, मैं लॉस बर्दाश्त में 1 रुपए का भी लॉस, तो 2 जगह इन्वेस्ट करो, गोल्ड और एक रियल जी, एस्टेट। इन दोनों में आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आपने जगह अच्छी लेनी है। ठीक है, जैसे ऐसे ही आप, है। अगर डीजी खान का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन 3 सिटीज के ऊपर तो मेरी खुद की रिसर्च है। लाहौर में इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो कराची से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। उसके 2-3 रीजन है कि आप लोग खुद नोट करोगे, जो हमारी जितनी भी सेलिब्रिटी है वो पूरी जा रही है, लाहौर शिफ्ट हो रही है। नंबर 1, लाहौर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी बड़े फूड ब्रांड्स हैं या दूसरे ब्रांड्स हैं वो सारे लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। कराची जी का थोड़ा ऐसे सा ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और दूसरे थोड़े मसले हैं। दूसरा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी जो है वो अब थोड़ा बिल्ड हो रहा है। इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो कराची के बनिस्बत जो है वो थोड़े कम बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। कराची के अंदर जो है वो अपार्टमेंट इस टाइम पे जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कराची में रहता हूँ और मेरा खुद का अपार्टमेंट का है। तो जो है वो जो है वो इस टाइम पे जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि अच्छा घरों के जो है ना प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ रहे कराची में। अपार्टमेंट्स की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है, जैसे वो एक ऐसे ही है। बाउंड्री वॉल के अंदर जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर वो आपके फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, और पूरा जिम्नेजियम वगैरह है, प्ले एरिया है, मस्जिद बनी है, वो उस टाइप की बिल्डिंग्स की जो है वो प्राइसेस बढ़ रही है कराची के अंदर। और ठीक है। बाकी ये देखें कि हमने अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 80 लाख रुपए में। हम्म। अभी उसको सेल किया है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। यार तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पर है। बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। जो नॉर्मल एरिया है उसका 5 लाख है, और जो सिटी एरिया है, सिटी साइड का, उसका 15 लाख। और फोर्ट मिंट्रो वाली जो साइड है, जो पहाड़ी सिलसिला है इधर डीजी खान से जरा दूर, ये सखी आप सरवर से ये आगे, आप ये आप प्लॉट की बात कर रहे हैं या बना बनाया घर है कदीर तो ये भाई? बना बनाया घर। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। क्या ये कितने गयासुद्दीन भाई। कितने यार्ड पर है गयासुद्दीन भाई, थोड़ा मुझे डिटेल बताएंगे? ये जो हमारा है हाँ हाँ, इस टाइम, मतलब कितने यार्ड्स का है? ये 20 मरले का है, और अभी इसकी प्राइस यहाँ 2 करोड़ है। कराची के मुकाबले जो है ना, यहाँ कराची वालों की, कराची जो है ना, दाल किसी की नहीं गली। कराची में प्रॉपर्टी बहुत बहुत महंगी है। इवन कि आपका जो सिर्फ प्लॉट है ना, जी, हमारे यहाँ कराची में यार्ड चलता है, मरला नहीं चलता। तो ठीक ठीक। अगर आप आते हो ना 100-120 गज की तरफ आते हो, तो उसका सिर्फ प्लॉट ही जो है वो 30 से 35 लाख रुपए का है। हुए हुए। कराची में बहुत प्रॉपर्टीज अच्छा। महंगी। इवन के जो आपके फ्लैट्स वगैरह है, जो अच्छे फ्लैट्स हैं, जो फर्निश फ्लैट्स हैं, जिनकी प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह हुई है, मैं 2 बेड लॉन्च की बात कर रहा हूँ, वो 75 से 80 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। सही। ठीक है, तो बहरहाल रियल एस्टेट में आप कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि अगर अमाउंट बड़ी है, मैं आपके सवाल को बस एंड कर देता हूँ कि सवाल बड़ी अमाउंट बड़ी है, और जो है वो आप बिल्कुल भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, लेकिन आप 10-15 साल इंतजार कर सकते हो, तो गोल्ड और यही देखो। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको करना है
तो फिर आपको भाई कंपनी को बहुत बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, उसके बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा, इवन के आपको उसके 5-5 6-6 साल की जो बैलेंस शीट है ना वो पढ़नी पड़ेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट डालनी है तो। और आपको कंट्री का फ्यूचर भी देखना पड़ेगा, कंट्री जा क्या रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शाकिर। अच्छा सर, मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि बाइनांस से रिलेटेड, कि बाइनांस जो है तो यूरोप में बैन हो रहा है, सुनने में ये आ रहा है। इसी तरह से चाइना भी जो है तो गोल्ड की जो ट्रेडिंग है वो बंद कर रहा है, और कुछ जो है तो इसको मतलब फिर इसका फ्यूचर हम क्या देखें। दूसरा जो है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आरिफ हबीब जैसी आपने लिमिटेड जैसे नाम लिए, तो इसमें जो है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है कि कौन कौन से ब्रोकर्स ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे हम आरिफ हबीब के साथ जो है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो है तो मैं क्रिप्टो अभी खुद भी सीख रहा हूँ, अभी मेरा कोर्स जो है तो वो चल रहा है। सर आपने शेयर्स की बात भी की और आपने जो है तो वो क्रिप्टो फॉरेक्स की भी बात की। तो सर आपको नहीं लगता कि जो शेयर्स वगैरह हैं, जितना मैंने स्टडी किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस एक चल रहा है। तो इसमें भी सर एज कंपेयर टू क्रिप्टो या फॉरेक्स वगैरह को देखा जाए। लास्ट वन, मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्सेस से रिलेटेड ही है। मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। पूछना ये चाहूँगा कि सर इसमें फॉरेक्स और क्रिप्टो और गोल्ड की ट्रेडिंग तो मैंने की हुई है, लेकिन ये सब कुछ जो है तो एक्सेस पे ही हो जाता है। अच्छा जी, 3 सवाल है। नंबर 1 कि भाई चाइना जो है वो बिल्कुल, चाइना का जो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना है उसने न्यूज़ दी थी 29 तारीख से, गालिबन या जुलाई के लास्ट वीक से जो है वो गोल्ड की ट्रेडिंग को बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए नंबर 1, आपने बाइनेंस की बात की, बाइनेंस बैन हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी है। मैं 2022 से सुन रहा हूँ बाइनेंस बैन हो रहा है, कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफी टाइम से ही सुन रहा हूँ बैन हो। पाकिस्तान में भी बाइनेंस बैन हो रहा था काफी अर्से पहले, तो ये चीज होती रहती है। एक एक्सचेंज, ये आता रहता है, ये उसके हाँ उसके उसके सीईओ के ऊपर भी तो एलिगेशन लगे थे ना कदीर भाई, तो वो हाँ आता रहता बिल्कुल। है, वो बोलते रहते हैं होगा होगा होगा। मैं 2022 से ये चीज सुन रहा हूँ, तो ये चीज है। अच्छा आपने बात की चाइना ने गोल्ड की ट्रेडिंग, देखो दो चीजें हैं। अब आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। गोल्ड 5600 पे था, अगर आपने ट्रेड की हो ना तो आपको समझ आएगा गोल्ड 5600 पे था। 5600 से गोल्ड कहाँ आके गिरा है? 4000 पे, 4000 नहीं, 3942 का लो बना हुआ गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि चाइना के अंदर जो आवाम है वो कंटिन्यूसली जो है वो इसको वो कर रही है, और ईरान का जो मसला है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने कहा था ईरान को कि सऊदी अरब में रेड लाइन है, इसके ऊपर अगर आप अटैक करोगे तो फिर मामला खराब होगा, लेकिन ईरान ने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सऊदी अरब पे फायर कर दी है। अब उसके बाद क्या डिप्लोमेटिक कनेक्शंस बनेंगे, तो वो सारी चीजें चाइना को बात पता है, क्योंकि चाइना ही ईरान, चाइना और रशिया जो वो ईरान के एलाय है। हमें थोड़ा न्यूज को देखना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो है ना बात कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, अब वो उसके ऊपर जो है वो चाइना को पता है कि क्या मसले मसाइल है, ठीक है। एक ये चीज, तो चाइना ने जो बंद किया है वो बंद किया है कि आप जो है वो एक लिमिटेड जो है वो भर भर के जो है वो आप गोल्ड वगैरह वो परचेज नहीं कर सकते, आप एक लिमिटेड उस पर कर सकते हो। और ये भी जो किया है ना वो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना ने किया है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, चाइना ने नहीं किया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना ने किया, जो कि बहुत बड़ा बैंक है। ऑलमोस्ट 35 से 40% की जो चाइनीज पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो उधर लगती है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना है उसका मसला ये है कि वो बेसिकली जिस तरह हमारे अलमीदान की गोल्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, इस तरीके वो नेशनल फंड है, उस तरीके से मतलब स्कीम, उसकी फंड स्कीम है, इस तरीके से चाइना ये इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना की भी है, ठीक है। तो पब्लिक मजीद जो है वो बाइंग ना करे, लोगों को ज्यादा लॉसेस ना हो, इसलिए जो है वो उन्होंने बंद किया। पूरी चाइना में ट्रेडिंग नहीं बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज फ्यूचर, भाई फ्यूचर का यही है कि गोल्ड में जो काम करना है ना वो अब आया, मौका तो अभी आया है, क्योंकि 5600 से गोल्ड को बाय करना बेवकूफी थी। मेरे ग्रुप है, मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि ये जो 5600 जो गोल्ड इतनी स्पीड से बढ़ रहा है ना, या आप देखना कोई ना कोई हादसा ऐसा जरूर होगा कि गोल्ड की प्राइस जस्टिफाई हो जाएगी। अगर गोल्ड इतनी स्पीड से नहीं बढ़ता तो आज गोल्ड वही 2000 डॉलर्स और $1800 पे पड़ा हुआ होता, जिस तरीके के हालात है, और आगे हालात और भी खराब है। क्योंकि देखो मैं खुद एक इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात को 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूएस एक सुपर पावर है और वो इतनी आसानी से ईरान को नहीं छोड़ सकता।
अगर वो छोड़ के जाएगा तो उसकी सुपर पावर की क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। एक मोहल्ले में जब कोई सुपर पावर शख्स होता है, मतलब कोई सबका अब्बा बना हुआ होता है, तो जब उसको मार पड़ती है तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता, वो भले पिटता है लेकिन वो कहता है कि जाऊंगा तो मार कर ही जाऊंगा, कुछ लेकर ही जाऊंगा। तो यूएस की मिसाल वो वाली है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि एग्रीमेंट्स हो गए वो सर्जी, तो इतनी आसानी से नहीं होगा। अब सवाल है फ्यूचर। फ्यूचर देखो यही है कि भाई आप जो है वो न्यूज पे, अब हमारी पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है, हमने टेक्निकल्स को पकड़ लिया है, चार्ट को पकड़ लिया है। अबे भाई आप जो है वो थोड़ा सा न्यूज के ऊपर फोकस करो। मुझे एक ट्रेड मिली कुछ टाइम पहले, ये थी जुम्मे की बात। जुम्मे को हमें किसी ने ट्रेड कराई जो है वो गोल्ड को सेल कराने की। हमने कहा यार ट्रेड इनवैलिड है। वजह क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट। चार्ट पे आ रहा है कि भाई बेरिश है, चार्ट पर आ रहा था बेरिश है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई थी कि हमने अपना मिशन जो है वो कंक्लूड कर लिया है, हम जा रहे हैं, सही है, हम अब निकलेंगे यहाँ से। वो अभी तक निकले नहीं, उन्होंने दोबारा अटैक कर दिया, वो एक अलग मसला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपना मिशन जो है वो कंक्लूड कर लिया है, अब हम इसको बंद कर रहे हैं, ये जो फायर एक्सचेंज हो रहा है। तो गोल्ड ऊपर गया और बिल्कुल गया। गोल्ड 417 में बंद हुआ, स्लाइडली पॉजिटिव। अभी उसमें जो वीकली क्लोजिंग थी स्लाइडली पॉजिटिव। तो आप न्यूज को पढ़ो तो आपका फ्यूचर है, और यही मौका है इन्वेस्ट करने का, यही मौका है। इससे बेटर मौका मुझे नहीं लगता कि मिलेगा यार। 5600 से 3900 गोल्ड आ गया, 30% की करेक्शन है। मुझे बताओ आज तक आप में से जितने लोग सीनियर हैं एज में भी, उसमें भी, सोने की प्राइस में कब इतना बड़ा डिक्लाइन आया कि सोना 5 लाख पाकिस्तानी प्राइस में 5,85,000 तक गया, और वापस आके कहाँ गिर रहा है, 3,75,000। मजाक चल रहा है। और दूसरी चीज आप ये देखो, कंटिन्यूसली चाइना बाइंग कर रहा है, क्योंकि चाइना को गोल्ड को डॉलर को रिप्लेस करना है, इसको भी आप समझो, सही है। अब डॉलर रिप्लेस क्यों करेगा, क्योंकि डॉलर जो है वो डीलिंग है गोल्ड से, वो उसके पीछे गोल्ड नहीं है। एक दिन जब डॉलर गिर जाएगा, क्योंकि यूएस के ऊपर कर्जे बढ़ रहे, कैसे बढ़े यार, ये बहुत मैं डिटेल डिस्कशन में चला जाऊंगा, तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि बाकी लोगों के सवाल भी आए, ठीक है। तो चाइना का ये है कि मैं अपनी करेंसी के पीछे जो है वो गोल्ड को जमा करके गोल्ड को लिंक करूं, और उसको जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी के ऊपर जो वो लेके आऊं। तो गोल्ड का फ्यूचर यहाँ पर है कि आप जो है वो इस चीज को समझो कि ज्यादा गोल्ड अब यहाँ से नहीं गिरेगा तो 38 38 तक आएगा। तो थोड़ा यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना शुरू करो। चाइना ने भी यही काम शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो चाइना ने जो है वो सिर्फ जो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना है उसने बंद किया हुआ है, उसने नोटिस दिया अपनी पब्लिक को, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपका है एक्सनेस। यार एक्सनेस पे जो है वो आपको वो क्रिप्टो ऑफर करता है, फॉरेन करेंसीज ऑफर करता है, कमोडिटीज ऑफर करते हैं, यानी आपके ये प्रेशियस मेटल्स वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, जेटियम, कॉपर वगैरह, ये सब आपको ऑफर करता है। और आपको स्टॉक्स ऑफर करता है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के। आपने डॉलर में अगर बनाया तो न्यूयॉर्क के ऑफर करेगा, अगर आप यूरो के अकाउंट बनाते हो तो आपको यूरोपीय यूनियन के भी जो है वो लाइक जर्मनी इंडेक्स और फ्रांस का और इसका ये सारा ऑफर करते हैं। बाकी इंडेक्सेस भी आपको ऑफर होते हैं, लाइक डाउ जोन्स हो गया, आपका नेस्डेक हो गया, वॉल स्ट्रीट हो गया, ये सारे आपको इंडेक्सेस भी जो है वो ऑफर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आई होप अगर आपका, हाँ आपका एक और सवाल था कि अगर स्टॉक मार्केट की जो है वो स्लो हो, देखो कोई भी स्टॉक मार्केट हो उसमें रिस्क फॉरेक्स से कम है, सही है। फॉरेक्स आपका 21 घंटे चल रहा है, उसमें फुल स्पीड से जो है वो, अब चाइना में कुछ हो गया स्टॉक मार्केट गया। आपके सेशंस होते हैं, एशियन सेशन हो गया, या आपको पता होगा लंदन सेशन हो गया, फिर आपके एशियन सेशन के अंदर अपना इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये सारे आते हैं, जापान वगैरह, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, फिर आपका लंदन सेशन हो गया, फिर आपका यूएस सेशन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इन सेशंस के अंदर जो हलचल हो रही होती है दुनिया में, किसी कंट्री में, किसी मेजर कंट्री के अंदर कुछ हो जाता है तो उसकी मार्केट पे असर पड़ता है, तो इस वजह से उसमें आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट से पाकिस्तान क्यों चल रही है, पाकिस्तान में जब तक कोई बड़े वो नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। आप मुझे बताओ, एक साल पहले पीएसओ का शेयर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का शेयर था, मैंने अपने अंकल को बोला था 157 पे, तो उनका और मेरा टारगेट था 270 का। हम 270 पे बाहर तो आ गए, लेकिन पीएसएक्स कहाँ पहुंचे, वो 408 पे। 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट। मेरे अंकल आए थे उम्रा करके, तो 1 साल के अंदर पीएसएक्स पीएसओ यहाँ पहुंचा हुआ है। इमरान खान के टाइम पे 27,000 रुपए का इंडेक्स था, 27,000 का कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स था KSE 100 का, वो 27,000 पॉइंट्स पे था। आज कितने पर है, गिर गिरा कर भी 170,000 पॉइंट, यानी 1,70,000 पॉइंट। तो मुझे बताओ स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता है। पाकिस्तान में उस टाइम पे थोड़ी तरक्की हुई, हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़े, फिर हम अब डिफेंस इंडस्ट्री में थोड़े से हमने जो है वो
काम करे, लाइक वो आपको पता है JF टेंडर हमने बनाया और वो सारा, फिर हमारे सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट्स हुए और IMF ने हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दिया, और उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें, हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हुई वो ईरान के मामले में, तो ऐसे बहुत सारे मामले थे जिसकी वजह से हमारा स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे गए। ठीक है, आई होप मैंने आपको आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम मौलाना MA जब्बार मुखातिब आप सभी से। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं इंडिया से हूँ, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अक्सर जो है बैंक्स ऑफ़र करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जी जी अब बहैसियत ब्लाइंड चूँकि अब गुफ्तगू चल ही निकली है इस बारे में, तो अर्ज़ ये है कि क्या बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है? देखें, ये तो दूसरा मज़मून हो गया कि शरीयत कहाँ पे इजाज़त देती है या कहाँ पे नहीं, ठीक है। लेकिन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री भी है, इसी तरह बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, और आपने जैसे बताया दौरान जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर इसको रियल एस्टेट में कर लिया जाए तो बड़ा बेहतर, क्योंकि यहाँ पे भी एक मकौला मशहूर है हमारे यहाँ कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। तो इस बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अब चूंकि मैं इंडिया से हूँ, आपके यहाँ पे शरई एडवाइस तो मिल ही जाती है, लेकिन हमें खुद की इल्मी बुनियादों पर और इल्म की रोशनी में शरीयत के दायरे में रहते हुए इन्वेस्ट करना होता है। तो इस बारे में क्या कहिएगा इंडिया के बारे में बिलखुसूस? जी जी। देखें मौलवी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल किया। देखें, दो चीज़ें हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात की है, साहब के इंडिया में SIP इन दिनों बहुत मशहूर है, मतलब शुरू से वो बहुत मशहूर है। आपके इंडिया में ये बोला जाता है कि भाई अगर अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी पैकेज है तो SIP किया जाए। यानी आपको ही पता होगा SIP ये होता है, मैं शॉर्टली नॉलेज के लिए लोगों को बताता हूँ। इंडिया में SIP होती है। SIP जो मैंने आपको बताया ना, मंथली आपने अगर कोई SIP सब्सक्राइब करके रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपने अदानी पोर्ट की SIP ली हुई है, लिक हाउसिंग फाइनेंस की आपने जो है SIP लेके रखी हुई है, तो आपने देख लिया कि भाई इतनी परसेंट जो है वो जैसी आएगी उतनी अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। ये इंडिया में होता है, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ये SIP ऑफर नहीं होती। इंडिया में वैसे बेसिकली सिस्टम बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट्स वगैरह का, तो ये चीज़ है। अच्छा देखिए मौलवी साहब, पाकिस्तान में भी यही चीज़ है कि आप शरिया को किस उस पे देख रहे हो। बहुत सी चीजें तो ये होती है कि यहाँ पे शरिया बैंक से, शरिया कंप्लायंस बैंक हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो नॉन शरिया है, तो आप उसको किस उसमें देख रहे हो। अब मेरा पता है, मेरा ये होता है कि मैं बैंकिंग में अगर करता हूँ तो मीज़ान और फैसल के अलावा मैं नहीं करता जो यहाँ पे शरिया कंप्लाइंट है, जो हमारे यहाँ जो इस्लामिक वो है उसके ऊपर जो वो शरिया कंप्लाइंट के ऊपर इनको किया गया। दूसरा, मैं इंश्योरेंस में नहीं करता, ठीक है। इंश्योरेंस में क्यों नहीं करता? बिकॉज मेरी नज़र में जो है वो मैं इसको वो उसमें नहीं लेता। दूसरा, मैं टबैको में नहीं करता। पाकिस्तान टबैको बहुत बड़ी कंपनी है, पर टबैको में नहीं करता। मैं शेजान वगैरह में नहीं करता, उसके भी एक अलग रीज़न है, ठीक है। तो मैं अब ये आपने डिसाइड करना है कि साहब आपके पास तो नॉलेज भी है कि शरिया आपको कहाँ तक जो है वो परमिशन देता है और कहाँ तक परमिशन नहीं देता। तो आप कंपनी की पूरी प्रोफाइल को जब स्टडी करेंगे ना, तो आपको खुद ये आंसर मिल जाएगा कि जो है वो मुझे कहाँ करना चाहिए। अब रहा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके यहाँ सबसे अच्छा जो इस टाइम पे चल रहा है ना, वो IT सेक्टर है। आपको IT सेक्टर को देखना चाहिए। और होम फाइनेंसिंग सेक्टर जो है ना, वो इस टाइम पे काफी ग्रो कर रहा है। और तीसरा, बैंकिंग सेक्टर की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। बैंकिंग सेक्टर का आपकी तरफ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने काफी बिजनेस को जो है वो लोन दिया हुआ है और लोन उनके रिटर्न नहीं होते, फिर वहां से नहीं जो है जनाब, थोड़ा सा प्रॉब्लम। माजरत के साथ मुदाखलत करूंगा गुफ्तगू में आपकी। हमारे यहाँ पे जो डील होती है ना बैंकिंग में स्पेशली, वो कुफार से होती है। लेकिन आपके यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये होता है क्योंकि आप ही की कराची से चूंकि आप हैं, तो मुफ्ती आमिर साहब जो कि एक मशहूर ज़माना मुफ्ती हैं, नाम सुना होगा आपने इनका। तो ये माशाल्लाह से शरई मुफ्ती एडवाइज़र भी हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। तो इन्हीं का एक फतवा है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अगर इन्वेस्टर हलाल जगह पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि कॉस्मेटिक में जो हलाल प्रोडक्ट्स हो गए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये जवाज की सूरत होती है इस तरह से। तो क्या फरमाइएगा? देखें, अब जैसे मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, आपने जो है वो एक चीज को डिस्कस किया कि हमें डील तो कुफार के साथ ही करना पड़ता है। देखिए, कंपनी का ओनर कौन है, किस रिलीजन से ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मैटर करता है। मैटर ये करता है कि उसका बिजनेस क्या है, उसकी बिजनेस प्रोफाइल क्या है, ठीक है? एग्री, इस बात में मैं भी एग्री करता हूँ। चलिए, उसकी बिजनेस प्रोफाइल क्या है, वो बेच क्या रहा है, दे क्या रहा है, ये मैटर करता है। अब भाई अगर वो शराब बनाने वाली कंपनी है तो डेफिनेटली मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनी, मेरी नज़र में इंश्योरेंस हलाल नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है, सही है।
अब यहाँ पे जुबली लाइफ इंश्योरेंस काम करती है, पाकिस्तान में सबसे मशहूर कंपनी है, आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब जुबली लाइफ इंश्योरेंस चलाने वाला तो एक मुसलमान है ना, सही है, एक मुसलमान है, तो मैं उसको बिजनेस को सही नहीं नहीं समझता, तो मैं नहीं उसमें जो है वो करता। टबैको में सही नहीं समझता, मैं नहीं करता। शेजान यहाँ पे है वो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं बोल देता हूँ, लेकिन प्लीज ये मेरा जाती ओपिनियन है, इसको जो है वो उस पर मत लीजिएगा। ये बेसिकली अहमदियों की कंपनी है, तो मैं जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता। ये मेरा पर्सनल जाती जो है वो एक मेरा प्रिंसिपल है कि मैं नहीं करूँ, तो मैं नहीं करता शेजान के ऊपर। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। सब नंबर वन, वो जिस रिलीजन से ताल्लुक रखता है, आप उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। नंबर टू, आप जो उसकी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के मुताबिक, यानी वो जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसके मुताबिक, आप शरीयत को जानते हो, शरीयत किन चीजों की ज्यादा दे रही है, आप उसको जो है वो लेके जो है वो कर लो। अगर आपको लगता है कि शरीयत में इन प्रोडक्ट्स की, जैसे आपने कॉस्मेटिक की मिसाल दे ही दी है, कि कॉस्मेटिक में जो हलाल चीज है उसमें सही है, और वो क्योंकि जब आप कंपनी की प्रोफाइल पढ़ते हो ना, तो जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, चाहे वो आपका बॉम्बे का हो या कराची का हो, ठीक है, उसमें जब बिजनेस प्रोफाइल है तो उसके अंदर उसको एक एक चीज मेंशन करनी पड़ती है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उसके टोटल एसेट्स कितने हैं, उसका अर्निंग कैपिटल कितना है, उसने कितना कमाया, कितना उसने लगाया, उसका कैश फ्लो कितना है, उसकी प्रोफाइल कितनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो बनाता है, उसके कंपेटिटर्स यानी कंपेटिटिव कंपनीज कौन कौन सी, उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है वो आपके पोर्टल पे पड़ी है। इंडिया के अंदर आप screen.com का आप जो है वो यूज कर लो, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इंडिया का ये सबसे बेस्ट जो है वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं जो है वो इंडिया के लिए भी जो है वो कंसल्टेंट सर्विसेज जो है वो देता हूँ, और इंडियंस भी जो है वो हमारे सब्सक्राइबर है, ठीक है, अरे ये भी वाह, मैं क्या आपको बात है, बता दूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर जनाब, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे भी उस ग्रुप में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, बाकी फिर आप वो ब्लाइंड टेक पाकिस्तान वाले से आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो जब ग्रुप बनाएंगे तो फिर वो मुझे ऐड कर देंगे, नहीं इंशाल्लाह जनाब, मैं से। उनसे कांटेक्ट में हूँ ही। अगर आप मतलब पर्सनली अलग से चलाते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, वरना तो हाँ कदीर साहब मुझे ऐड कर ही लेंगे। ठीक 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 है, बोलिए साहब, बहुत अच्छा, शुक्रिया। मजीद एक सवाल था, अगर इजाजत हो। कदीर साहब, कर लूँ सवाल? जी जी कर लें सर, जी। टाइम नहीं। अ, जिस तरह से अगर बिलखुसूस बात करूं, ओवरऑल पाकिस्तान को तो एक तरफ रहने दें, सिर्फ ठीक मैं है, कराची की बात करता हूं, क्योंकि माशाल्लाह मैं कराची को शायद मैं कहूं कि वहां की रिहाइशों से ज़्यादा जानता हूं, तो ये मैं मुगालता नहीं कर रहा और ठीक है, मुबालगा नहीं कर रहा। तो देखें वहां पर जो इस तरह की कुछ एनजीओज कह लें या फिर ट्रस्ट्स कह लें कि जो माशाल्लाह काम कर रही हैं फी सबीलिल्लाह। जैसे कि अगर मैं नाम ले ही लूँ तो एआरवाई इसमें पेश है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कुर्बानियों को सरअंजाम देती है सालाना तौर पे। हम्म, इनमें इन्वेस्ट कर लिया जाए तो ये तो बिल्कुल हलाल हो गया, इसमें कोई शक हाँ, व शुबा नहीं है। जानवर वगैरह हम्म, खरीदो फरोख्त में है ना, बिल्कुल इसकी हम्म, शरीयत इजाज़त देती है। हम्म, अब हमारे यहाँ जो कंट्रोवर्सीज स्पेशली गुज़िश्ता 10-15 सालों से जो आई हुई है, तो बस अल्लाह ही मालिक है इन चीज़ों का, हम्म, कि अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स भी जो है सेल हो रहे होते हैं और साथ ही में जो है हलाल प्रोडक्ट्स भी। अभी तो क्या हुआ है ना कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हम्म, हलाल कोई अगर चीज़ सर्टिफाइड आप करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। हम्म, इतने सख्त यहाँ के मामलात हो चुके हैं, अल्लाह खैर करे। हम्म, हम्म, लेकिन आपके यहाँ पे कदरे आसान मुझे लगता है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ अब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से बताया जाता है कि खुदा न खास्ता बीमारी और सेहत जो है ये सेहत इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब बैंकिंग सेक्टर में अगर जाया जाए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो कैसा हाँ, रहेगा? नहीं, बी आपके एज ए आपके इंडिया विजुअली में इम्पेयर्ड। बैंकिंग, जी 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 जी, बैंकिंग सेक्टर को जितना मैंने स्टडी किया, देखिए आपके बैंकिंग सेक्टर का प्रॉब्लम यह है कि आपका बैंकिंग सेक्टर उस तरीके से ग्रो जो है ना वो कर नहीं पा रहा। उसका प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में हर दूसरा बिजनेसमैन उठता है, लोन लेता है, लोन पे नहीं करता। आपने देखा होगा जी इसके हाँ, बहुत सारे केसेस आपके इंडिया में जो है वो जी हाँ, जी कंटिन्यूसली हाँ, चल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। और बहुत सारे बैंक आपके आए दिन बैंकरप्सी की जो है वो, इंडिया में एक आप लोगों का कानून है कि आपने बस अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको उसमें मत लीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है नहीं तो नहीं मोहतरम, आपने, कर भी दे तो कोई इशू नहीं है। जी 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 जी, तो नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें मैं इंडियंस की बहुत इज्जत करता हूँ और वो चीज़ें, तो आपकी कंट्री में कानून है, कानून ये है कि अगर आपने बैंकरप्सी जो है वो फाइल कर दिया कि अच्छा खासा पैसा है,
और अगर आप बीजेपी जी के अच्छे सपोर्टर हैं तो डेफिनेटली फिर आप वो बैंकरप्ट हो जाते हैं और बैंक फिर आपसे पैसा भी नहीं ले सकता। एंड में क्या होता है, बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है। कदीर साहब मुस्कुरा रहे हैं, देखें। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ठीक है, तो जी। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में मुझे ग्रोथ नजर नहीं आती। मुझे जो ग्रोथ जी। नजर आती है, देखिए आप मुझे एक बात बताएं, जो आपके ये चल रहे हैं, आपके जो पोर्ट कंपनीज हैं और शिपिंग कंपनीज हैं इंडिया में बहुत है, सही है। जी आप हाँ। उनकी प्रोफाइल पढ़ लें कि ये क्या शिपिंग करती है, उन पर थोड़ा रिसर्च कर लें। अगर वो हलाल है तो आप शिपिंग कंपनी को लेके चल लें। जो आपकी होम फाइनेंसिंग कंपनीज है, ठीक है, जब होम फाइनेंसिंग को जो चला रहे हैं उसमें हलाल भी है और हराम भी है, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट वाला मामला है ना उसका, वो फिर हराम के उसमें आ जाता है। वो आपने देखा, वो आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। जी हाँ। तो आप उनकी प्रोफाइल देखें, अगर आपको लगता है कि हलाल का जो है वो उनका मामलात हैं तो फिर आप उनको लेके चल लें। फिर आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है। एयरटेल को आप देख लें, एग्जैक्टली। भारतीय जी हाँ। एयरटेल जो है बहुत ऊपर जा रहा है इस टाइम पे। जियो को अच्छा कंपटीशन दे रहा है, वो एक अलग बात है कि जी जियो का हाँ। मामला अलग है। तो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोइंग कंपनी में से एक या दो ही है आपके, ज्यादा कंपटीशन वो आने नहीं देते, अंबानी साहब आने नहीं देते, वो एक अलग चीज है। तो आप जो जी है वो हाँ। भारतीय एयरटेल को इस टाइम मुझे जो है वो अच्छी लगती है, आप उसके अंदर जो है वो देख सकते हो। आप, मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में SIP भी कर सकते हो, ठीक है। फिर जी उसके हाँ। अलावा आपकी जो दूसरी छोटी छोटी जो टेक कंपनीज हैं, जो इस टाइम पे आपके दिल्ली के अंदर जो एक एरिया है, यार, ये नोएडा वगैरह की तरफ जो छोटी छोटी कंपनीज खुली हुई है, टेक कंपनीज, उनके जो छोटे छोटे IPO आते रहते हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर लें। उनका भी जो है वो क्या कहते हैं, हराम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि IT के अंदर क्या ही, बस आप उनको देख लें कि वो क्या प्रोडक्ट डिलीवर करे, वो उनकी कंपनी प्रोफाइल पे सब कुछ मेंशन होगा। बैंकिंग सेक्टर में जी। मैं इसलिए एडवाइस नहीं दे रहा क्योंकि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूसली जो है ना वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो शरिया को लेके आगे मजीद जो है वो जो लॉज है वो मजीद इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, मतलब मजीद एग्जैक्टली। जो है वो लॉज बनते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो है ना ये वाली चीज नहीं होती कि बिजनेसमैन आके जो है वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे। वैसे बिजनेसमैन बहुत कम है, लेकिन इंडिया में जो है ना हर छोटा बंदा आता है, लोन नहीं दे पाता। फिर आपने देखा होगा इंडिया में जितना ज्यादा लोन का कल्चर है, आप किसी चीज को नोटिस कीजिएगा, उतना लोन का कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में लोन बिल्कुल। वाला, इंडिया में लोन वाला कल्चर बहुत है। इवन कि जी अगर हाँ। एक बंदे के पास एक एक अपार्टमेंट है और उसकी अच्छी खासी वो भी, तो अपार्टमेंट भी एक यंगस्टर की, तकरीबन मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक 100 में से भी 70 लोग जो है ना वो अपार्टमेंट लोन पे लेके रह रहे हैं, जो दिल्ली और मुंबई जैसे इलाकों में, वो सारे लोन पर एग्जैक्टली। जी हाँ। जी, बहुत शुक्रिया अहमद रजा साहब, आपने बिल्कुल तशफ़ी बख्श जवाब दिए। अल्लाह करीम आपके इल्म में और अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जी, किसी और का सवाल है? 10 सेकंड वेट करूंगा, अगर किसी का सवाल है तो कर लीजिएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और कुछ चीज़ें जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। स्पेशली शुक्रिया ब्लाइंड टेक पाकिस्तान का। और ब्लाइंड टेक पाकिस्तान कोलैबोरेशन है TMC द मॉडर्न क्लासिक्स के साथ। सब्सक्राइब करें ब्लाइंड टेक पाकिस्तान को, BTP स्टूडियो को और TMC को। और ऐसे ही वेबिनार्स हम लाते रहेंगे। आपकी जो भी सजेशन है वो हम देखते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद इस तरह के अगर वेबिनार्स ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहते हैं हमें कंडक्ट करवाए जाए, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। अपने होस्ट कदीर अहमद को दीजिए इंफॉर्मेटिव सेशन से इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।